अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब वाला, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के यहाँ पर मौजूद रहें। पहले मैं तारुफ करा दूँ कि मेरा नाम सैयद अली जाफ़र है और इस वक्त मैं बैंक इस्लामी से वाबस्ता हूँ और मैं वहाँ पे बतौर यूनिट मैनेजर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मज़ीद आगे बात करने से पहले शायद आज के टॉपिक के हवाले से हमारी इस बारे में बात हो गई हो कि आज क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक ये सेशन हमारा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बैंकिंग और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ़ होंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मुझे पता लग सकेगा आप में से कितने लोग यहाँ पर बैंकर्स मौजूद हैं। अब्बास, क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ क्लियर। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मैं जान सकता हूँ कि आप में से तकरीबन कितने लोग बैंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे ज़रा चैट में या हैंड रेस कर दें ताकि मुझे कुछ अंदाज़ा हो जाए। ओके, ज़फ़र अब्बास साहब। ऑल राइट, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि वैसे अमूमन तो मैंने देखा इस तरह के सेशंस में बैंकर ज़्यादा बैठे होते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे पर रिस्पॉन्सेज आए उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बैंकर्स की तादाद जो है वो निस्बतन कम है। लेकिन बहरहाल, ये बहुत अच्छी बात है कि बैंकर्स ना होने के बावजूद भी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस में, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि मज़ीद थोड़ा सा और आगे जाऊँ, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप तमाम लोग जो हैं ये बताएं कि इस चीज़ से वाबस्ता हैं, अच्छी तरह से आप वाकिफ़ हैं कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है और इस्लामिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से बैंकिंग होती हैं, या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं, क्योंकि ये जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में जब मैं बात करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत लाजमी है कि आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो, जो कि आप बैंकिंग को या क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हो, या आप सिक्योरिटीज़ को समझते हो, या आप प्रोडक्ट्स को समझते हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप के साथ काफ़ी सारे इस पूरे मतलब जो जो भी ये स्पैन ऑफ टाइम था इसमें उलमा अकराम आपके पास मौजूद रहे, उन्होंने आपको इस बारे में यकीनी तौर पे काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत हद तक समझाया होगा। लेकिन अगर अभी भी लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वो लेवल वो है तो मैं आगे जाऊं, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहिए तो मैं बिल्कुल वो भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकूंगा क्योंकि वक्त का मसला है, यहाँ पर दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश की कमी है, तो उसको बड़ा मलूज़ खातिर रखना है। तो मुझे बस चैट में मुझे कंफर्म कर दें कि क्या मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत है, या मैं बस डायरेक्टली आगे इस चीज़ को लेके चलूँ। सर अच्छा, ठीक है। किस हवाले से सर किस हवाले से क्वेश्चन किया आपने? सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो अच्छा अगर अच्छा थोड़ा सर, सा ब्रीफली। सर मैं रिपीट कर दूं। मेरा पहला सवाल ये था कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बैंकर्स कितनी तादाद है लोगों की, वो मैंने पूछा। तो जो रिस्पॉन्सेज आए उसमें मुझे 3 या 4 लोग बैंकर्स मालूम हुआ कि वो हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि मैं ये जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में जो आपको ओवरव्यू देना है, तो उससे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि बैंकों में इस्लामिक प्रोडक्ट काम कैसे करती है और बैंकों में इसकी वजह क्यों ज़रूरत पेश आई कि इस्लामिक बैंकिंग हो, और इस्लामिक बैंकिंग होने के लिए इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अगर इस बारे में आप लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक तरीके से है, या अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत तशनगी है प्रैक्टिकली कैसे काम हो रहा है बैंकों में, अगर ये थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पता होना लाजमी है इस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए। सर मोस्ट वेलकम, प्लीज ब्रीफ कर दें सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हमें ये अंदाज़ा है कि बैंक क्या होता है। हम सबको पता है, अगर हम बैंकिंग की कन्वेंशनल तारीफ उठाकर देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जिसका आप समझ लें कि जो क्रक्स होगा वो यही होगा कि बैंक एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों की अमानतें वसूल करता है, और उन अमानतों को, यानी कि जो डिपॉजिट्स, अमानतों का मतलब होता है डिपॉजिट, यानी कि हम जो भी पैसा रखवाते हैं, अमानतों को वसूल करता है और उन्हें आगे लेंडिंग की फॉर्म में शक्ल देता है। यानी कि उन्हें आगे जो अमानतें उसके पास आती हैं, आगे उन्हें कर्जों की फरामी में कर्जों की फरामी मुमकिन बनाता है, यानी कि उन्हें कर्जों की सूरत में आगे देता है। ये बात तो मतलब मैं तमाम बातों को अगर यकजा कर दूं तो बैंकिंग की तारीफ बिल्कुल सादा ये लेमैन लैंग्वेज में ये बनती है। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गई बात। बैंकों का क़याम वजूद में क्यों आई, एक बहुत लंबी तफसील है कि इकोनॉमिक सिस्टम के वजूद में आने के बाद से, और प्लस फिर ये कि मॉडर्न जब इकोनॉमी साजी हुई, जब मॉडर्न सनत साजी का क़याम आई, ये बहुत एक लंबी डिटेल है। लेकिन अब यहाँ पर पहुँच जाता है कि जी बैंकिंग की ज़रूरत पड़ गई और बैंक बन गए। अच्छा, अब क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बात करेंगे दुनिया भर में देखेंगे
तो दुनिया भर में मज़ाहिब अलहदा होते हैं और माली मामलात अलहदा होता है। इस्लाम की ये बहुत बड़ी खासियत है कि इस्लाम ने हर एक मामले को एड्रेस किया है, तो उन्होंने माली मामलात को भी बहुत ही तफसील से बताया है। तो माली मामलात जो हैं उसके लिए भी, क्योंकि इस्लाम के बनाई हुई रूलिंग्स हैं, शरई तकाज़े हैं जो अल्लाह पाक ने बयान किया है। तो अब हमारा मसला ये सारा था कई अरसे से कि जो बैंकिंग है वो मुकम्मल तौर पर सूद पर मबनी है। अब सूद पर मबनी बैंकिंग हो रही है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो लिहाजा जब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो फिर ठीक है, इसको अपनाया गया। अब इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जो बैंक हैं वो सीधा सीधा काम क्या करते हैं जी, यहाँ से आपसे आपकी अमानतें ली और आपको कहा कि जी ठीक है, एक खास आपको उस पर प्रॉफिट या मुनाफा मिलेगा, या बाज़ लोगों ने चाह के उन्हें नहीं भी मिलेगा, और फिर वो पैसे आगे वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपने कस्टमर्स को कर्जे देने में, और उन पर एक मखसूस जो भी उनका इंटरेस्ट होता है वो लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ जाती है बात। अब ये तो पूरा एक मामला था। फिर ये बात समझ में आने लगी कि जनाब कुछ काम किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने तमाम शरई मामलात को देखते हुए, अपने दीन को देखते हुए भी हम अपने कारोबारी जो हम हमारे मकासद उन्हें उनका हुसूल कर सकें। अब प्रॉब्लम सारी ये थी कि ऐसा कैसे किया जाए। एक सिस्टम पूरा सामने खड़ा है, हमारे पास चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए। तो उस वक्त ये बात समझ में आई कि हम हमारे जो उलमा कराम हैं उन्होंने इस पर बाकायदा काम किया, साइंटिफिक वे में भी काम किया, और उन्होंने एक निज़ाम बनाया कि वो निज़ाम क्या था। उस निज़ाम के माखज़ तीन थे। जो कुछ भी हम तक मालूमात पहुँचती हैं या तो वो कुरान पाक से पहुँचती हैं या हदीस से पहुँचती हैं। अच्छा, हदीस में भी फिर वो होता है कि जो या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही हो खुद से, या अपने अमल से उसको वाज़ेह किया हो, या किसी अमल से रोका ना हो, या असहाब ने कोई आपकी बारे में कोई भी जो है वो खुसूसियात बयान की हों, या कोई तरीक़ेकार बयान किया हो, या मामलात को बयान किया हो, उन तमाम चीज़ों से अखज़ करके चीज़ें ली गई। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर मैं इन दोनों बातों को एक लम्हे के लिए रोकता हूँ। अब मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये जाता है कि आप तमाम लोगों से ये बात कही जाती होगी, कान यहाँ से पकड़ें, कान वहाँ से पकड़ें, बात तो एक ही है, आप भी वही रेट ले रहे हैं, आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है। ये सवालात भी आपके जहन में मुझे पता है कि होंगे। तो अब जब हम इस्लामी बैंकिंग की बात करते हैं तो ये सारे सवालात भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो निज़ाम बन रहा था, इस निज़ाम के बनते में एक चीज़ बताई गई। वो ये चीज़ बताई गई कि कुरान पाक की ये आयत जिसको बहुत ज़्यादा सामने रखा गया, और वो ये थी कि अल्लाह पाक ने सूद को हराम और तिजारत को हलाल करार दिया। तो इसका मतलब ये बना कि इस्लाम के अंदर या इस्लामिक बैंकिंग के अंदर तिजारत के उसूलों को वज़ा किया गया। तो इस्लामिक बैंकिंग में चाहे पैसों का रखना, यानी कि डिपॉजिट की चाहे वसूली हो, या आगे लैंडिंग करना, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि डिपॉजिट की चाहे वसूली हो या आगे लैंडिंग करना हो, इन दोनों को इस्लामिक निज़ाम के तहत तिजारती निज़ाम से मुत्तसल किया गया। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों तक कन्वे हुई है? किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ करें, और वरना फिर मैं आगे जाऊँ। कैरी ऑन सर। यहाँ तक मेरी बात आप सब लोगों तक बिल्कुल पहुँच पा रही है? जी जी सर, श्योर क्लियर सर, आ रहा माशाल्लाह, थैंक यू है। सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब फिर एक सवाल पैदा होता है जो मैं पहले करना चाह रहा था लेकिन मैं रुक गया था। वो सवाल ये है कि अगर मैं किसी को 500 रुपये कर्ज देता हूँ, और उस 500 रुपये में मैं उससे 5 रुपये लेता हूँ, तो ये हलाल है हराम है? आप लोग यकीनी तौर पर पहुंचेंगे कि जनाब ये क्या है, हलाल है या हराम है? बहुत सर हराम है जी। हाँ, हराम है ना, बिल्कुल ठीक है। हम टेक्निकल बातों पर नहीं जाते, सीधी सीधी बातों पर रहते हैं, हराम है। क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये हमें लेके जाएगा इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इसी सवाल के जवाब लेके जाएगा। अच्छा ठीक है। अब अगर मैं उसी 500 रुपये के मैं गिलास खरीदता हूँ शीशे के, और वो गिलास खरीदने के बाद मैं वो 500 के गिलास मैं 700 रुपये में बेचता हूँ, फरोख्त करता हूँ, 700 रुपये मेरे पास आ जाते हैं। अब इस 500 पे जो 200 मुझे मिले, ये हलाल है या ये हराम है? ट्रेड है, सर हलाल ये है। हलाल है, हलाल है हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। है।
पक्का सर, ठीक है। लेकिन सर एक सवाल पैदा हो जाता है, वहां तो सिर्फ मैं उस 500 से अगले बंदे से सिर्फ मैंने जनाबे वाला 50 रुपए लिए या 5 रुपए लिए, तो वो आपने मुझे हराम कह दिया। यहाँ पर मैंने पूरे पूरे 200 रुपए कमाए, आपने हलाल कह दिए। सर कोई जवाब दे सकेगा इनमें से कि ऐसा फर्क क्यों है? सर वहाँ सर पे ये तिजारत है। सर ठीक तिजारत है। में रिस्क लिया गया, फिर उसको आगे सर उसको जो आगे रिस्क वाली बेचने बात किन साहब ने की है, रिस्क वाली बात किन साहब ने की है, नाम बताएंगे मुझे प्लीज अपना? खुर्रम इब्राहिम। वरना भाई बहुत आपने सही बात की कि सर यहाँ पे रिस्क सर लिया एक गया है। सिंपल सा कायदा भी है मौला अली का, तो कि जिस कारोबार में रिस्क ना हो वो कारोबार हराम है। बहुत प्यारी बात की सर आपने, मतलब आपने इस गुफ्तगू का हासिल ही यही है। पूरी की पूरी इस्लामिक बैंकिंग, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे मामलात इस एक एंगल की वजह से हैं, वो है रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं में शामिल नहीं होते हैं तो कोई हक नहीं है आपको किसी भी किस्म के मुनाफे का। और अगर आप रिस्क में शामिल हैं तो आपको हक हासिल है कि आप उसका मुनाफा, क्योंकि आप नुकसान भी आप उठाने के लिए खड़े हैं, रिस्क लेने के लिए आप साथ खड़े हैं। तो पूरी इस्लामिक बैंकिंग जो है वो तिजारत के इसी उसूल पर खड़ी हुई है कि रिस्क को लिया जाए। फिर रिस्क को लेने के लिए कुछ कुछ बातें हो जाती हैं जो कि उलमा कराम ने, मैं जानता हूँ कि मुझसे 1000 गुना बेहतर तरीके से आप तक कन्वे किया होगा। वो ये होगा कि मामला कि ये सामान आपकी सामने मौजूद हो, या आपकी पोजेशन हो, यानी कि आपकी मिल्कियत में हो, आपके सामने मौजूद हो, उसे ज़ाया ना कर दिया हो। ये सारी बातें आपको बताई गई, आइडेंटिफाइड हो, सब कुछ आपको बताया गया होगा। मैं अभी उस एक एक डिटेल में जा नहीं सकता, लेकिन मैं मोटी मोटी बातों तो कॉन्सेप्ट को आपके बताने की कोशिश करूंगा। इसी उसूल को रखते हुए इस्लामिक बैंकिंग ने अपना काम स्टार्ट किया कि भाई अगर आपको हमारे पास पैसे जमा करें, क्योंकि अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि दो साइड होती है अमानतों की वसूली और आगे कर्जे देना। तो यहाँ पे सादा सी अकाउंटिंग की एक कॉन्सेप्ट है जो हम सब लोगों को पता होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैसे हमने देने हैं वो हम पे लायबिलिटी होते हैं, और जो पैसे हमने किसी से लेने हैं वो हमारा एसेट होता है। तो इस तरह से जो खाते बैंक में खुलते हैं वो दो टाइटल में खुलते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज के। तो जो कस्टमर्स के पैसे हमारे पास रखे हुए होते हैं वो लाइबिलिटी कहलाती है, और जो पैसे हमने आगे लैंडिंग कर दिए होते हैं वो हमारा एसेट कहलाता है। ठीक है। तो जो कस्टमर के पैसे हमने रखने हैं उसके लिए भी इस्लामिक प्रोडक्ट होती हैं, तिजारती उसूल होते हैं जो आप वसल्लम के ज़माने में थे, और या जिनका हदीस से या कुरान से जिनके बारे में वजाहत मिलती है। उसी तरह से जैसे पैसे रखने के लिए यानी कि डिपॉजिट के लिए भी जो है वो तिजारती कवानीन यानी कि इस्लामिक शरन तिजारती कवानीन मरबूत हैं, बिल्कुल वैसे ही आगे कर्जे देने के लिए भी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग के में आपको जो है क्रेडिट्स और आपको लीगल और आपको दीगर तमाम कामों के साथ एक बहुत ही बड़ी लेयर मिलती है, वो होती है शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या शरिया डिपार्टमेंट की। ये एक एडिशनल लेग होती है इस्लामिक बैंकिंग में जो कि शरिया गवर्नेंस को देखती है। ठीक है। कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ मैं अपनी बात को क्लियर करने के करीब करीब पहुंचा हूँ शायद। जनाब जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? वो सर क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो जब हम आम तौर पे मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं किस्तों पे खरीदने के लिए जाते हैं या कहीं से उधार लेने के लिए जाते हैं, तो उधार देने वाला या किस्त लेने वाला अगर आपका जानने वाला ना हो तो आपकी जान पहचान कि किसी शख्स का आपसे रेफरेंस मांगता है या आपकी कवाइफ मांगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो जो कवाइफ हैं बैंकों में भी सारा काम इसी तरह से होता है कि जब आपको किसी को पैसे देने होते हैं तो बतौर इदारा, क्योंकि वो पैसे किसी और के होते हैं जो आप आगे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर रिस्क का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। जब रिस्क का एलिमेंट आ जाता है तो बैंकों को थोड़ा सा इस मामले में रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, केवाईसी करना पड़ता है, यानी कि नो योर कस्टमर करना पड़ता है। जैसे कि आपके बारे में जाना जाता है, जनाब वाला आप कौन है, कहाँ से आए, इसी मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा आप किराए के मकान में रहते हैं, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छा जी यहाँ पे किसी को जानते हैं, अच्छा फलां साहब को जानते हैं, फलां साहब से जरा मेरी बात करा दें। तो जिस तरह से ये सारे मामला आम जिंदगी में होते हैं, बैंकों में भी यही सारा काम होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज वे में होता है। तो अब उस सारे रिस्क के फैक्टर को देखने के लिए, यानी कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
वो शरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक हो। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी मिसाल भी इसकी ले लेता हूँ, एक मिसाल कि इस्लामिक बैंकिंग में ट्रांजैक्शन कैसे हो, एक छोटी सी मिसाल ले लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ अपने बिल्कुल करीब करीब मैं आगे फिर जाता हूँ इस तमाम काम के तरफ। अब कोई कस्टमर आया और उसने आकर कहा कि जनाबे वाला मुझे तो आपसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, या मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए। तो इस्लामिक बैंक, आप कन्वेंशनल बैंक के पास जाएंगे, पैसा दे दिया, चला गया पैसा, काम खत्म हो गया, पैसा वापस आ गया, काम खत्म हो गया। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा कतई नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग में होता है कि जब कस्टमर आ जाता है तो उसकी रिक्वेस्ट से लेकर उसको पैसे देने तक, और पैसे देने के बाद पैसे जब सेटल हो जाते हैं उसके बाद तक, ये देखा जाता है कि शरियन तमाम तकाजों को पूरा किया गया है कि नहीं पूरा किया गया है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फ्लो बनता है। ये मैं आगे, हम हमारे पास ये आगे तमाम गुफ्तगू आएगी। सिर्फ थोड़ा बताने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग करने के लिए मैं ये तमाम चीज़ें आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। अब जब आपने, कस्टमर आपके पास आया, आपने उसे 10 लाख रुपए कहा कि उसने कहा 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप 10 लाख रुपए नहीं देते। आप कहते कि जनाब 10 लाख का क्या करेंगे, मकसद बताइए। उन्होंने कहा जी 10 लाख का हमने जनाब जो है वो सामान खरीदना है, इन्वेंट्री खरीदनी है, आगे हमने बेचने के लिए। कहता ठीक है, वो हमसे आप खरीद लीजिए, हमारे कस्टमर बन जाइए। तो बैंक यहाँ पर ये जो सारा काम करता है वो कैसे कर रहा होगा, ये सब हम आगे अभी मेरी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। तो इन तमाम कामों के लिए क्या होता है कि एक बाकायदा अप्रूवल होता है, वो सारी काम और सारी चीजें होती हैं। उस काम के उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उस रिस्क के तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, उस रिस्क के तमाम एलिमेंट को देखने के लिए जो काम करता है वो इदारा कौन करता है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इदारा काम करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बैकबोन ऑफ द बैंकिंग है। जो कुछ भी बैंक में होता है, जो कुछ भी बैंक में होता है, वो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होता है। तो इसलिए इदारा इतना ज्यादा वाइटल है। सर अब्बास, क्या हमारी स्लाइड आप प्लीज आगे कर सकेंगे? सर एक क्वेश्चन है, कर सकता हूँ सर कभी? जी जी, प्लीज प्लीज। तो जिस तरह आपने बताया ये जी सारा जी रेट जो है वो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको वो कर रहा होता है, सारा चेक कर रहा होता है। तो फिर सर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है? सर, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मुझे आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मिनट दे सकेंगे तो मेरी स्लाइड में स्टार्ट ही रिस्क मैनेजमेंट से हुआ है। चलें ठीक है ठीक फिर। है ना, तो स्टार्ट ही तो वहीं से हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ना तफसीली जवाब मिल जाएगा। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्टिसिपेंट से, हमारे पास माशाल्लाह से 18 पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज़ 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 आप अपने सवालात बिल्कुल करें, थ्रू करें, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरी डिस्कशन है ना वो आपके जो भी मोटे मोटे सवालात आते हैं, जैसे भी सवालात आते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला उसको मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँ। अच्छा, कोई भी भाई यहाँ से जरा मुझे स्लाइड नंबर 1 जरा पढ़ के बता सकेंगे, वॉलंटियरली कोई भी भाई? ठीक है सर। कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैट। ठीक जी है। द बैंक हैज अ फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी responsibility to safeguard the interest of shareholders and deposited money while building its asset portfolio. ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये जो मुश्किल सी बात लिखी हुई इसका आसान सा मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। क्या बताया था कि बैंकों में पैसा डिपॉजिटर्स का होता है, ठीक है, जैसे मुदारबा बेस अकाउंट होते हैं या कर्ज अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट जो होते हैं। तो बैंकों में पैसा किसका होता है, जो है वो हमारे डिपॉजिटर्स का होता है। और वो पैसा आप क्या करते हैं, एसेट में कन्वर्ट करते हैं। जो हम आगे जो भी फाइनेंसिंग करते हैं वो हमारी एसेट होती है ना। अब इस काम में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सेफ गार्ड, यानी कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दरअसल उसकी सेफ गार्ड पर मरबूत होता है, यानी कि उसकी सेफ गार्ड जो है करना उसका काम होता है। सेफ गार्ड से मुराद क्या है कि उसके रिस्क के तमाम पैरामीटर की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? सर आगे से पढ़िएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी। In pursuit of this objective, the bank should proactively deploy various controls and establish various departments who are responsible to independently manage and monitor the financing activities of the bank. ठीक है। अच्छा, इसका बड़ा आसान सी बात है कि जैसे कि हमारे हम तुम्हारे हम तो जितने भी लोग हैं, इसको पहले हम माइक्रो लेवल पे समझते हैं, फिर हम आगे जाते हैं मैक्रो लेवल पे। हमारे घर, हम तमाम लोग जो भी पैसे कमाते हैं या जो भी सारे मामलात करते हैं, उसको हम कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। हम कोई उसूल वजह करते हैं कि भाई रमज़ान आ रहे हैं, अब हमें ऐसे नहीं ऐसे खर्च करना चाहिए, हमारे आगे ये खर्चे आ रहे हैं, या ये पैसा इस तरह नहीं उस तरह वहाँ जाएगा, ये चीज़ इस तरह से नहीं उस तरह से होगी,
या हमारे घर में कौन लोग आएंगे कौन लोग जाएंगे, ठीक है, घर में दाखिल होते रहेंगे, क्या कवानीन होंगे, जैसे माइक्रो लेवल पे ये चीज़ होती है। तो जहां पर भी फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वो कोई भी इदारा, कोई भी जगह, कोई भी पोजीशन हो, तो वहां पे कंट्रोल का होना बहुत लाजमी है। अब वो कंट्रोल किस तरह के होते हैं, ये हमें कुछ देर के बाद आगे मेरी इसी स्लाइड में आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। जी प्लीज आगे। Keeping in view the importance of this aspect, the Bank Islami Pakistan has also established अच्छा, an ये independent क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये जो जो यहाँ पर हमने, सॉरी मैंने कट डाउन किया आपको, जो ये क्या कहते हैं, हमने जो डिस्कशन की है, कोई भी बैंक का जो इदारा होता है वो अपने इस मॉनिटरिंग पर्पस के लिए क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रखता है। अब जो अब हम आगे स्लाइड में, जी अब्बास अब स्लाइड आगे कीजिएगा। अब अगली स्लाइड में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने पहले बताया कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, वो तीन एस्पेक्ट होते हैं। कि शरिया एस्पेक्ट, यानी कि तमाम जो भी चीज़ें हैं वो शरिया एस्पेक्ट के मुताबिक पूरी हुई कि नहीं हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, वो क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस फ्लो बनता है। क्या बनता है? प्रोसेस फ्लो बनता है। प्रोसेस फ्लो दरअसल वो स्टेप होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी चीज़ कैसे किस तरीके से होनी है, और उन तमाम की कंप्लाइंस यानी कि उसकी तकमील करवाना वो किसका काम होता है? क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का होता है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्रेडिट जो क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको उर्फे में कैड भी कहा जाता है, तो कैड का जो अगला काम होता है वो ये होता है कि प्रूडेंशियल रेगुलेशन को फॉलो करवाना, यानी कि जो भी स्टेट बैंक की गाइडलाइन है उन गाइडलाइंस के मुताबिक सारे के सारे काम करना, ये प्राइमरीली जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर अप्रूवल की जितनी भी सैंक्शन है, यानी कि जो अप्रूवल है इसकी जितनी भी कंडीशन है। अभी कुछ देर पहले एक मेरे भाई थे जिन्होंने कहा था कि आरएमजी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप, या रिस्क ग्रुप क्या काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या काम करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट दरअसल अप्रूवल को बनाता है। वो क्या करता है? ड्यू डिलिजेंस करता है, कस्टमर की तमाम जो है बैलेंस शीट को देखता है, ये देखता है कि आया कि कस्टमर फाइनेंस करने के लायक है कि नहीं लायक है, उसने हमसे जिस चीज़ की रिक्वेस्ट की, जितनी अमाउंट की रिक्वेस्ट की है, क्या उसकी दी हुई सिक्योरिटीज की वो वैल्यू है कि नहीं है। अच्छा, अब सिक्योरिटीज वाली जो बात है ये मैं आगे बहुत थोड़ा तफसील से बताऊंगा। बस यहाँ पर मोटी सी एक बात समझा दूं कि आप कहीं पर भी जाते हैं और कहीं से भी कोई पैसा अगर आप लेना, आप बल्कि एक छोटे से एग्जांपल ले लें। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आप अपना वॉलेट भूल गए हो, आप पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हो, आपने पेट्रोल डलवाया, आपको पता लगा जहाँ आपका वॉलेट जेब में ही नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं? आप उससे कहते हैं भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर वो थोड़ा सा ना माने तो आप अपना मोबाइल फोन रखवा देते हैं, घड़ी रखवा देते हैं, अपना जॉब कार्ड रखवा देते हैं, शनाख्ती कार्ड रखवा देते हैं। वो क्या होता है? वो सिक्योरिटी होता है कि आप एक कोलैटरल रखवाते हैं कि भाई ये आप रख लें अपने पास, और मैं जैसे ही आपको अपने पैसे वापस दूंगा मैं अपनी चीज ले जाऊंगा, ठीक है। तो बैंकों में भी जब कस्टमर आते हैं तो ऐसे ही सिक्योरिटीज लेकर आते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटीज इस तरीके से नहीं होती। इनके लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है, जो कि बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के तहत होता है, जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन के तहत होता है, जिसके बारे में एक ओवरव्यू इंशाल्लाह ताला अभी हमें आगे मिलने वाला है, ठीक है। तो कैट का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तमाम चीज़ों को करना, प्लस जो यहाँ पर हमने कहा कि कंप्लाइंस करवाना अप्रूवल की, और साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसकी असेसमेंट करना, आया कि वो सिक्योरिटी इस लायक है कि नहीं लायक है, कि वो बैंक के तमाम तकाज़ों को पूरी कर रही है, और आने वाले फ्यूचर जो फ्यूचर के जो अनफोर्सीन रिस्क होते हैं, ठीक है ना, उस रिस्क को भी मैटिगेट करना कैड का काम होता है। वो कैसे मैटिगेट करता है वो भी हम थोड़ी देर में आगे जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि अगली स्लाइड पे जाऊं, यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल, सिवाय आरएमजी वाली बात के जो थोड़ा बहुत क्लियर किया, आगे जाके बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? No, sir. Carry on. अच्छा, यहाँ तक हर बात सबको समझ आ रही? अब्बास भाई प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया वो भी इस स्लाइड में कवर हो रहा है कि कैट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज आ जाती है। तो ये स्लाइड भी आप आगे कर दी, हमारी स्लाइड कवर हो गई है।
अच्छा मैं स्लाइड पे आगे जाइए, एक और मैं इधर आगे जाना चाहूँ, आगे जाइए पास। जी बिल्कुल, मैं स्लाइड पे आना चाह रहा हूँ, उसके बाद दोबारा वापस स्लाइड पे लेके जाइएगा मुझे, अभी नहीं। अच्छा, अगर आप देखें जैसे मैंने भी कुछ देर पहले कहा, तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास अप्रूवल का आना। कस्टमर आता है, कस्टमर आके रिक्वेस्ट करता है, जो कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है वो बैंक के बिजनेस के पास आता है, जो बिजनेस यूनिट बैंक का होता है उसके पास वो आता है, और वो आकर रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मैं ये फाइनेंसिंग चाहता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पर बिजनेस उस कस्टमर की रिक्वेस्ट को लेकर प्रपोजल बनाता है, क्या बनाता है, प्रपोजल प्रपोज करता है कि भाई ये कस्टमर आया है, वो एक उसकी बेसिक बोरोवर फैक्ट शीट या बीबीएफएस बनाता है, बेसिक बोरोवर फैक्ट शीट या बीबीएफएस बनाता है, या उसका लोन एप्लीकेशन फॉर्म बनाता है, एलएफ कहलाता है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और इन डॉक्यूमेंट में कस्टमर की तमाम डिटेल लिखी होती है, कस्टमर कौन है, क्या है, इसके पीछे लोग कौन है, अगर ये एक इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसकी क्या क्या नेटवर्थ है, कैसे उसकी चीज़ें हैं, अगर वो कोई प्रोपराइटर फर्म है तो उसका प्रोपराइटर कौन है, कितने अरसे से काम कर रहा है, और इसकी कोई और फर्म में भी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी फर्म कितने अरसे से काम कर रही है, क्या क्या बिजनेस करती है, उसके सप्लायर्स कौन है, वो किन को आगे माल बेचती है, उनकी हिस्ट्री क्या है, इसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। अगर कोई एनटीबी का मतलब तो न्यू टू बिजनेस है तो उसकी केवाईसी फिर अलहदा होती है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसके लिए मामला अलहदा होते हैं। ठीक है, ये प्रपोजल पूरा बनने के बाद इसी तरह से अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के बारे में बात होती है, उसकी पार्टनरशिप रीड को देखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, मुझे को बताएगा कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में फ़र्क क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्लोट कर रहे होते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स फ्लोट नहीं कर रहे होते मार्केट में। इसीलिए लफ्ज लिखा होता है कि प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त। कौन सा आप थे, नाम बताएंगे प्लीज। फजल अब्बास। फजल भाई, बहुत सही कहा आपने, जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि क्या बाय लॉस या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अब ये प्रपोजल का काम हो गया, जब प्रपोजल का काम हो जाता है तो फिर आगे बात पहुंच जाते है केस किसके पास, ये पहुंच जाता है क्रेडिट के पास, और एमसीसी कहला कहीं पर जो है, यानी कि मेन जो है रिस्क जो, या ट्रिपल सी कहीं पर कहलाता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं। ये बेसिकली क्रेडिट कमेटी होती है। सबसे पहले क्रेडिट, अभी जो आप भाई सवाल कर रहे थे, यहाँ पर रिस्क डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट या क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर काम करता है कि जब बिजनेस उनके पास प्रपोजल रेज करता है तो वो उस कस्टमर की मुकम्मल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हर तरीके से उसके बारे में चेक किया जाता है, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है, या दूसरे बैंकों से उसके रिलेशनशिप को देखा जाता है, वो कितने बैंकों से रिलेशनशिप कर रहा है, अगर वो किसी बैंक से अपनी लाइबिलिटी स्वैप कर रहा है तो उस चीज़ को देखा जाता है वो लाइबिलिटी स्वैप कर क्यों रहा है। उन तमाम ग्राउंड्स को देखा जाता है, कौन, क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट देखता है। तो रिस्क डिपार्टमेंट यहाँ पर अपना डेस्कटॉप वर्क मुकम्मल करता है, और फिर रिस्क डिपार्टमेंट उस प्रपोजल पे काम करके, अगर तो वो प्रपोजल पे उसके सवालात होते हैं, वो बिजनेस से वो सारे सवालात लेता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेता है, और एक प्रॉपर केस की वेरिफिकेशन करने के बाद, प्रॉपर वेरीफाइड करने के बाद, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, वो उस केस को, अगर यहाँ पर उनकी सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, अगर वो केस सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आगे एमसीसी को अप्रूवल पे दिया जाता है, या ट्रिपल सी को अप्रूवल में दिया जाता है, यानी कि जो वो मैनेजमेंट कमेटी, जो क्रेडिट कमेटी जो उसको अप्रूव करती है। अमूमन वैसे मैं एक जस्ट फॉर व्यू बता दूं कि अमूमन ये जो रिस्क कमेटी होती हैं ये हर बैंकों में तो वैसे मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आम तौर पे इसमें बिजनेस हेड या बिजनेस ग्रुप हेड शामिल होते हैं। इस कमेटी के अंदर जो है वो रिस्क हेड शामिल होते हैं। इस कमेटी के अंदर जो है वो आपके सीआरओ शामिल होते हैं, यानी कि जो चीफ रिस्क ऑफिसर आपका होता है वो शामिल होता है। बाज़ जगहों पे सीएफओ भी इस एमसीसी का पार्ट होते हैं, यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं वो उसका पार्ट होते हैं, या आपके जो डीसीओज या सीईओज होते हैं, यानी कि डिप्टी सीईओ या फिर सीईओ जो है वो भी इसका पार्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये तमाम जो डेलीगेशन होती है ये उसकी अमाउंट के हिसाब से होती है। कहीं पर जैसे कि 10 मिलियन की कोई लिमिट है तो वो फला 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 करेंगे, 10 मिलियन से ऊपर की लिमिट है तो फिर ये एमसीसी में चला जाएगा, और बड़े बैंकों में इसके लिए और मजीद पॉलिसीज डिफाइन होती हैं। ठीक है, जब ये काम हो जाता है तो फिर अप्रूवल हो गया, अप्रूवल करने के बाद एमसीसी ने कहा कि जी ठीक है, तमाम चीज़ें देख ली। उसके बाद अब
यहाँ पर जब एमसीसी अप्रूव कर लेता है और ये केस रिवर्ट बैक कर देता है किसको, क्रेडिट को, कि ठीक है जनाब हमने इस केस को अप्रूव कर दिया है विद दिस टर्म एंड कंडीशन, तो उन तमाम टर्म एंड कंडीशन को एक मखसूस डॉक्यूमेंट में लेकर आया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को कुछ जगहों पर बिजनेस क्रेडिट प्रपोजल या बिजनेस क्रेडिट अप्रूवल यानी कि बीसीए कहा जाता है। कुछ जगहों को में इसका नाम सैंक्शन एडवाइस होता है। कुछ जगहों पे इसका नाम जो है वो क्रेडिट अप्रूवल होता है। कुछ जगहों पे इसको एएफ या इस तरह के AF1 AF2 का नाम दिया जाता है कि मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं। अच्छा, जो प्रपोजल यानी कि जो अप्रूवल आते हैं वो हमारे पास 3 तरह के आते हैं। कितनी तरह के आते हैं? 3 तरह के आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये बताएं कि ये पूरी डिस्कशन आप लोगों के लिए कोई खुश किया भारी तो नहीं गुजर रही है? नहीं, काफी सर इंटरेस्टिंग है। माशाल्लाह वेरी नाइस। नहीं, नो, इट्स ओके। एक सवाल इसमें करना था मुझे। आपने कहा कि सैंक्शन एडवाइस जो है, यानी जो क्रेडिट अप्रूवल है मेरा, उसको कुछ बैंक्स में सैंक्शन एडवाइस कहा जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि सैंक्शन एडवाइस जो इशू होती है वो बेसिकली क्रेडिट अप्रूवल पे बेस करते हुए इशू होती है? आई मीन, क्रेडिट अनदर थिंग, और उस पे बेस करते हुए जो डॉक्यूमेंट इशू होता है जो कस्टमर को जाता है, दिस इज कॉल्ड सैंक्शन एडवाइस। अगर मैं गलत हूं तो अच्छा। मैंने करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं नो गुड नेम सर। फजल अब्बास। ओके फजल भाई, यहाँ पर ना 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी फजल। सबसे पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने ना क्रेडिट अप्रूवल का नाम लिया। ये हर एक बैंक की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि एमसीसी अप्रूव कर देते हैं, ट्रिपल सी अप्रूव कर देता है। जब अप्रूव करके आता है क्रेडिट के पास तो वो बेसिकली क्रेडिट अप्रूवल होता है। और उस क्रेडिट अप्रूवल को कस्टमर के पास अमूमन सैंक्शन एडवाइस नहीं जाती है, क्योंकि सैंक्शन एडवाइस में बेशतर ऐसी टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो कस्टमर को कम्युनिकेट करने वाली नहीं होती है। वो कम्युनिकेट करने वाली किसको होती हैं? वो बिजनेस को कम्युनिकेट करवाई जाती है, कैट को कम्युनिकेट की जाती है कि यू आर इंश्योर्ड टू कंप्लाई फला फला। वो कस्टमर को बताने वाली चीज नहीं होती है। जैसे कस्टमर को मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जनाब इनसे जो 3% बिजनेस राउट आपने लेना है, तमाम ट्रेडिंग बिजनेस इनके पास से राउट हो, या वो कहता है कि जनाब याली इनको बोलो कि ये अपना इतना इतना जो है ना वो डिपॉजिट हर हाल में मेंटेन करें, Well, तभी so हम इनको एलसी my पर ये question रेट is, डिस्काउंटेड दे रहे हैं। yes, I got the point. My question is कि सैंक्शन एडवाइस और मेरा क्रेडिट अप्रूवल, ये दोनों सेम चीज है, लाइक? अच्छा, इसको इस तरह से कर क्वेश्चन लें कि बेसिकली ये था। इनके नाम कुछ भी हो जाए, मैं इसको आसान करता हूँ, इनके नाम कुछ भी हो जाए, इनके नाम कुछ भी हो जाए। इसको पहला पार्ट ये होता है कि जो अप्रूवल आपके पास आपकी मैनेजमेंट कमेटी से होकर आता है, ठीक है। बाज बैंक्स में एग्जैक्ट वही जो है ना एज अ क्रेडिट सैंक्शन एडवाइस या क्रेडिट अप्रूवल कह दिया जाता है। बाज बैंकों में वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अप्रूवल होता है, उस पर बेस करके फिर अप्रूवल बनाए जाते हैं। ओके, बस यही क्वेश्चन था। और जब अप्रूवल बन जाता है, उस अप्रूवल के बेसिस पर ऑफर लेटर बनता है या फैल बनता है, फैसिलिटी एडवाइजिंग लेटर बनता है, ठीक है, जो कस्टमर को कम्युनिकेट किया जाता है, जिसपे राइट। कस्टमर अपनी एग्जीक्यूशन देता है। ये वाला पार्ट था जो मिस हो रहा था यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फजल। यस यस, यू राइट। ठीक है। बेसिकली अच्छा, और कंफ्यूजन किसी यही था, कंफ्यूजन बेसिकली ये था कि सैंक्शन एडवाइस, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अब तक की वही थी कि सैंक्शन एडवाइस इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्हेन कंपेयरिंग टू द अप्रूवल। और नहीं बेसिकली नहीं, 3 डॉक्यूमेंट्स होते आपकी हैं हमारे पास, एक सैंक्शन आपकी आपकी एडवाइस, अंडरस्टैंडिंग अप्रूवल बिल्कुल एंड सही है। एफएल। जी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। और तो वो सैंक्शन बेसिकली एडवाइस आप नॉर्मली यूज होता है जब हमें डिसबर्समेंट करना होता है, तो आप बाद दफा डील टिकट कह देते हैं उसको, जो ऑपरेशंस के पास जा रहा होता है, या बाद दफा सैंक्शन एडवाइस जा रही है जिसके बेसिस के ऊपर फिर वो डिसबर्समेंट्स अप्रूवल, टेक मतलब प्लेस। आप ये समझ लें कि यस। ये तीनों डॉक्यूमेंट देखिए, जो कैट के पास डॉक्यूमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो उसके लिए क्रेडिट अप्रूवल होना लाजमी नहीं है। कैट के लिए लाजमी है क्या कि उसके पास सैंक्शन एडवाइस और अप्रूवल या हो। राइट राइट। ठीक है ना? क्योंकि जो क्रेडिट अप्रूवल है वो उनकी वर्किंग होती है, वो उस एग्जैक्टली। पर तमाम वर्किंग हुई भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट अप्रूवल यू एक्चुअली डेवलप द सैंक्शन एडवाइस, एंड वंस द एग्जैक्टली। सैंक्शन एडवाइस इशूड, यू वुड रिलीज अ फेल और ऑफर लेटर और फेस्टिव एडवाइजिंग लेटर, गॉट द पॉइंट। विच इज कॉमनली नोन। ये 3 इसके नाम है। कहीं पर ये आपको ऑफर लेटर के नाम से मिलेंगे, कहीं पर सैंक्शन एडवाइस के, So सॉरी, these three are 3 different कॉमनली documents. यूज। Okay, नहीं thank नहीं you. नहीं 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 नहीं, किन 3 की बात कर रहे हैं फजल आप? यही आपका एफएल हो गया, आपका अप्रूवल हो गया, क्रेडिट अप्रूवल हो गया जिसे क्रेडिट जी 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 मेमोरेंडम जी भी जी, कहते हैं, और आपका बिल्कुल बिल्कुल सैंक्शन सही एडवाइस। कहा, So these are 3 बिल्कुल different सही कहा, documents. बिल्कुल Okay. सही कहा। आप जितने बैंकों में रमा जाएंगे, जैसे कि आपको ये नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड में किसी और नाम से मिलेगा, हाँ, एग्जैक्टली, बैंक अलग भी नाम मैं, नेमिंग जी कन्वेंशन जी, डिफरेंट हो सकती है, बट बट डॉक्यूमेंट सेपरेट है। बट द सिनेरियो इज द सेम, द या थैंक यू। सिनेरियो इज द सेम इन एवरीवेयर। अच्छा, चलो। और किसी भाई का कोई सवाल हो? बेसिकली जिस तरह क्रेडिट कमेटी जब एक अप्रूवल दे देती है तो उसके अंदर जो कंडीशन होती है, जैसे अली आपने बताया कि ये कस्टमर को नहीं दी जा सकती,
उन कंडीशन को फेल में इनपुट करके कस्टमर से एक्सेप्ट कराया जाता है। तो बेसिकली फेल का पर्पस यही है, और सैंक्शन एडवाइस में भी तकरीबन यही कंडीशन मेंशन होती है, उसकी कैलकुलेशन के मेथड अच्छा, वगैरह मैं ये सब चले इसमें इसको mention होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सही है। अगर कहीं पर हमारे पास अप्रूवल हो गया, सर मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो जी जी। मैं कह रहा हूँ हमारे पास अप्रूवल हो गया, अप्रूवल में सारे टर्म एंड कंडीशन मौजूद हैं। अब हमने फाइल बनाया, ठीक है सर। फाइल बनाते वक्त हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ हो कि जैसे स्कीम्स आती हैं बहुत सारी, आपने देखा होगा कि जो डिस्काउंटिंग स्कीम्स होती हैं या री डिस्काउंटिंग स्कीम्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपको लिख दिया जाता है कि ये फला फला जो चीज़ है ना, वो कैड कंप्लाई करेगा या वो बिजनेस कंप्लाई करेगा, यानी कि वो आपकी तो आपका माइक म्यूट हो आई एम सॉरी। अच्छा, जो आपका अप्रूवल में जो कंडीशन लिखी होती हैं वो जैसे कि स्कीम्स होती हैं, उनमें आपके लिए स्पेसिफाइड करके अप्रूवल में लिखा होता है कि जी फला फला जो चीज़ें हैं ना, ये कैड मॉनिटर करेगा या बिजनेस इंश्योर करेगा। अब ये कस्टमर को बताने वाली नहीं होती टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। वो अलग से एक आप आईओम रेज करते हैं, इंटर ऑफिस मेमो बनाते हैं जो उस अप्रूवल का कवरिंग लेटर होता है, और वो फिर आप बिजनेस को भेजते हैं कि भाई आपने ये कंडीशन आपकी कंप्लाई कराने की, और फाइल के अंदर वो तमाम चीजें कम्युनिकेट होती है जो कि कस्टमर से रिलेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अप्रूवल में कहीं पर डेफरल या वेवर का जिक्र आ रहा है, वो वेवर या डेफरल जो है उस फाइल में बताने के नहीं है, वो आप ऑब्वियसली अपने मेमो में या आईओ में सेपरेटली कम्युनिकेट करते हैं टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यूजुअली क्या होता है, कैट जो है ना ये तमाम चीजें इंश्योर करवाते हैं बाय बिजनेस, ये बिजनेस यूनिट या बीयूजी ने कहा जाता है। ठीक है जफर भाई, आई होप सो कि आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा, या अभी भी कोई मजीद सवाल है तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रज़ा अब्बास। सॉरी आज मैंने थोड़ा सा सेशन लेट ज्वाइन किया है। आई डोंट नो कि पहले ये डिस्कस हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्रेडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट और आपका एसएमई एंड कमर्शियल ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? ये सारे डिपार्टमेंट्स नाम डिफरेंट हैं बैंक्स में, या इन तीनों के, क्रेडिट्स के और ट्रेड के और एसएमईज के, इनके रोल डिफरेंट होते हैं? अच्छा, अपना रजा अब्बास नाम बताया आपने? जी जनाब। अच्छा रजा भाई देखें, ये इसको इस तरह समझ लें कि ना, आप एक कॉन्सेप्ट समझते होंगे कि बिजनेस किसी भी इदारे के ना एक स्ट्रेटेजिक यूनिट्स अपने अपने होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एसबीयूज बनते हैं, जो स्ट्रेटेजिक यूनिट बनते हैं, ये अपने काम को देखते हुए बनते हैं, काम की नौयत को देखते हुए बनते हैं। फाइनेंस का काम जो है वो जितना आने वाला पैसा है उस पैसे के मुख्तलिफ शक्लों को देखना होता है, ठीक है। ट्रेड का काम ट्रेड रिलेटेड चीज़ों को देखना होता है। ट्रेड रिलेटेड चीज़ें क्या है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, ट्रेड ट्रेडिंग है, या बिल डिस्काउंटिंग है, ठीक है ना। यानी कि जो सलम की ट्रांजेक्शन्स होती हैं या इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिल डिस्काउंटिंग को रिलेटेड, जैसे कि बीआरएल होता है, यानी कि बिजनेस रिस्क लाइन के जितने भी काम होते हैं वो ट्रेड देखता है। तो ये एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू है। आप अगर आपको मौका लगे तो आप क्योंकि अगर मैं इस गुफ्तगू पे जाऊंगा तो शायद 1 सवा घंटा हमारा उसी पे ही खर्च हो जाएगा। लेकिन आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड योर इंटरेस्ट। तो सर अगर आपको बेहतर लगे तो आप क्लास के अलावा मेरा नंबर यहाँ से ले लीजिएगा, मुझसे इस बारे में आप गुफ्तगू कर लीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। या अगर बाकी लोग इंटरेस्टेड इसके बारे में जानने के लिए तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, या फिर आप लोग को एक और सेशन इसके हवाले से रख लें तो मैं इसमें आपको जो है वो तफसीली तौर पे गुफ्तगू कर लूंगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि इनके काम अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग काम है। कैड का स्पेसिफिक अपना रोल है, फाइनेंस का स्पेसिफिक अपना रोल है, क्रेडिट का स्पेसिफिक अपना रोल है। जैसे कि आप के ज्वाइन करने से पहले मैं क्रेडिट का रोल काफी तफसीली बयान कर चुका हूँ कि क्रेडिट और कैड का रोल क्या होता है। क्रेडिट का और कैड का रोल बेसिकली प्री अप्रूवल जो सारा का सारा रोल होता है वो क्रेडिट का होता है, जो हमने गुफ्तगू की उसका मैं समअप कर रहा हूँ। और जो पोस्ट अप्रूवल रोल शुरू हो जाता है वो कैड का शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेड जो है वो अपने रोल को देखते हैं, जो कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट के अपने अपने रोल हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। चलें आप मुनासिब समझें तो ये अब्बास साहब के थ्रू ग्रुप में ना एक वॉइस नोट जब आप फ्री हो तो वो आप ड्रॉप करवा दीजिएगा, तो उसमें सब फैज़याब हो जाएंगे। और अभी आप अपना ठीक है कंटिन्यू सर, करें। अगर सब सर बहुत व्हाई नॉट, शुक्रिया, बस बहुत मुझे आप लोग अपना कंसर्न देंगे तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा जफर भाई, आपका सवाल यहाँ तक आंसर हो गया या मजीद कुछ इसमें क्वेश्चन करना है आपने? मैं आगे बढ़ूँ?
हेलो सर, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। ओके। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि कैट के पास अप्रूवल आता है, कैट के पास अप्रूवल आने के बाद सबसे पहला कैट का काम क्या होता है? उस अप्रूवल को रिव्यू करना, उस अप्रूवल को पढ़ना कि भाई वो अप्रूवल में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसको पढ़ना भी अपने आप में एक स्किल है। अगर कोई यहाँ पर कैट से वाबस्ता है, कोई शख्स मौजूद है, जफर भाई को तो मैं जानता हूँ, जफर भाई तो खैर कैट से बिल्कुल है, हमारे सीनियर है बड़े। इनके अलावा कोई और हो जो कैट से यहाँ पर मौजूद हो? ओके, मेरे ख्याल से कोई साहब भी कैट में नहीं सिवाय जफर भाई के। हेलो। जी मेरा ख्याल से कोई नहीं है और। ठीक है, जैसे ही हमारे पास अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल आने के बाद जो अभी फजल भाई बात फरमा रहे थे, वो वाला काम शुरू हो जाता है कि आपने रिव्यू कर लिया, सब कुछ सही, अब आपने यहाँ पर ऑफर लेटर बनाना है। ठीक है, बाज बैंकों की प्रैक्टिस क्या होती है कि ऑफर लेटर पहले बनता है, ऑफर लेटर बनने के बाद कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर उस ऑफर लेटर पे अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ जी ठीक है, मैं आपके टर्म एंड कंडीशन से एग्री हूँ। तो फिर उस ऑफर लेटर के तहत, अच्छा उससे पहले याद करें, मैंने एक लफ्ज कहा था कि कैट का काम सेफ गार्ड करना। कैट क्या करता है कि जी बैंक के इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट से मुराद यहाँ पर है कि बैंक की जो भी सिक्योरिटी है उसको सेफ गार्ड करता है। वो सेफ गार्ड कैसे करता है? ऐसा नहीं होता कि बैंक के पास कोई क्लाशनकोफ या पिस्तल या हैंड ग्रेनेड या माउजर होता है और वो जो है ना यहाँ पर अपने कोई ऐसे लोग खड़े करता है, ऐसा कतई नहीं होता। बल्कि बैंक के जितने भी काम है वो उसके डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होते हैं। वो कागजी इंस्ट्रूमेंट बनाता है और उन इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पर अपना यहाँ पर होल्ड कायम करता है, जिसको हम कहते हैं बैंकों में उर्फिया में चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करता है बैंक के? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आपको कि ऑफर लेटर पहले बनता है, साइन होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर एग्रीमेंट बनते हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंसिंग दी जा रही होती है उस फाइनेंसिंग के मुताबिक एग्रीमेंट बनता है। अगर मुराबा की फाइनेंसिंग दी जा रही होती है, जैसे कि अभी बताऊंगा आपको मैं आगे जाके, तो मास्टर मुराबा एग्रीमेंट बनेगा। अगर इस्तिस्ना की फाइनेंसिंग की जा रही है तो मास्टर इस्तिस्ना एग्रीमेंट बनेगा। तिजारा की अगर फाइनेंसिंग की जा रही है तो मास्टर एसिड परचेज एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डिमिनिशिंग मुशारका किया जा रहा है तो शिरकतुल मिल्क एग्रीमेंट या डिमिनिशिंग मुशारका एग्रीमेंट बनेगा। अगर इजारा की फाइनेंसिंग की जा रही है तो फिर इजारा एग्रीमेंट बनता है माजरत के साथ। तो ये सारे एग्रीमेंट बनते हैं। अच्छा, ये जो मैंने नाम लिया एग्रीमेंट के, इनसे आप लोग थोड़ा परेशान तो नहीं हुए? नहीं, डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग, बिल्कुल आप आगे चलें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो बनते हैं। अब जब ये एग्रीमेंट्स बन जाते हैं, ये एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, यानी कि पहला पार्ट में क्या आ गया? ऑफर लेटर बन गया। दूसरे पार्ट में आ गया फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बन गया। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट भी ऐसे नहीं बनते, इनमें भी स्टैम्प ड्यूटी रिकवर की जाती है, देखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है प्रॉपरली, एक एक बात को उसमें फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर डाला जाता है। और उसके बाद फिर जब फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बन जाता है, तो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बनने के फौरन से साथ ही ये देखा जाता है कि जो सैंक्शन में होता है। अब सैंक्शन में क्या आता है? अच्छा, अब क्योंकि मैं अगले पार्ट में आगे जाऊंगा, तो वहां पर मैंने अपनी अपनी इस प्रेजेंटेशन में आपकी सिक्योरिटीज को भी बयान किया है आगे जाके, बहुत डिटेल में बयान किया कि सिक्योरिटी क्या क्या है। तो वहां पर हम सिक्योरिटी को रेफर करेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि जब वो एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता कि भाई खाली हमने आपको पैसा दे दिया। जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आप जाते हैं और आपको किसी को जब अनजान होते हैं तो फिर कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई रीजन चाहिए। तो यहाँ पर भी कस्टमर्स अपने, जब शुरू में अप्रूवल होता है तो वो अपने एसेट बताता है कि मेरे पास, आप अगर मैं आपके पास मुराबा लेने आ रहा हूँ तो मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये फैक्ट्री है, मेरे पास फैक्ट्री में पड़ा हुआ माल है। ठीक है ना? तो अमूमन वो क्या करते हैं, अगर अगर आप में से किसी ने बिजनेस लॉ पढ़ा हो तो वहां पर सिक्योरिटी के मुकम्मल एक चैप्टर मौजूद है, और बिजनेस लॉ में सिक्योरिटी को बहुत डिफाइन बताया। बेसिकली ये सारे का सारा जो है वो इंग्लिश लॉ ही है। पहले ये सिविल लॉ था, सिविल लॉ के बाद से जब ये सारे मामला जब बिजनेस के बहुत डेवलप हुए तो फिर ये कमर्शियल लॉ जो है वो बिजनेस कमर्शियल लॉ जो है बनाया गया। तो उसमें इस तमाम चीज़ों को बयान किया हुआ है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास जो एसेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मूवेबल एसेट होते हैं या फिर इमूवेबल एसेट होते हैं। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, या तो मूवेबल एसेट होते हैं या फिर इमूवेबल एसेट होते हैं। यहाँ तो कोई सवाल, यहाँ ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? मूवेबल और इमूवेबल का फर्क कोई भाई बता सकता है मुझे क्या है? जैसे कि लैंड एक, है, एक, कंस्ट्रक्शन है एक हमारी, ये सब सेकंड। इमूवेबल में आ जाएंगे। लैंड क्या है? लैंड नहीं, मूवेबल है इमूवेबल है? इमूवेबल है ना।
जबरदस्त, बिल्कुल सिमिलरली सही हमारे कहा। पास ऑटो का जितना बिजनेस है, जैसे व्हीकल्स हैं, मशीनरीज हैं, ये हमारे पास मूवेबल में आ जाएंगी। आप नाम बताएंगे भाई? फजल अब्बास। ओके फजल, ये फिक्स थोड़ा सा एसेट्स भी इसको। कहलाएंगे। जी सर, कौन सा? फिर रजा बात कर रहा हूँ, ये फिक्स्ड एसेट्स भी इमूवेबल कहलाएंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं ये बताने वाला था कि जो बात अभी मैं कहने वाला था वो ये कि फजल देखें, आपने मशीनरी का जहाँ पर जिक्र किया ना, इस बात को समझे। अगर तो मशीनरी सेल के लिए मौजूद है, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, सॉरी जैसे कि जनरेटर वगैरह हैं, बड़ी मशीनरीज होती हैं, बॉयलर होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या और भी कोई बड़ी मशीनरी है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे कि थ्रेशर मशीन होती है, इस तरह की अगर कोई मशीन है और वो अभी फिक्स और इंस्टॉल नहीं हुई हुई है, तो वो बिकने के लिए तो ठीक है, आप तो कह सकते हैं वहां पे जी मोबाइल एसेट है बिकॉज का मूव कर पा रहा है। लेकिन अगर वो मशीनरी इरेक्ट हो गई है या वो मशीनरी फिक्स हो गई है, वो मशीनरी प्रोडक्शन के लिए लगा दी गई है, तो नाउ इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द फिक्स एज अ फिक्स जी एसेट। जी तो बिल्कुल। फिर वो मोबाइल एसेट नहीं होगा सर, वो फिर क्या होगा? इमूवेबल दर्श। जबरदस्त, ठीक है ना। तो या तो हमारे पास ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम कैरी नहीं कर सकते, घर, लैंड, बिल्डिंग, या फिक्स एसेट, ठीक है, या ऐसे एसेट जिन्हें हम यहाँ से वहां बासानी लेके जा सकते हैं, वो अमूमन क्या स्टॉक्स होते हैं। तो मूवेबल एसेट का अमूमन उर्फ में मतलब क्या लिया जाता है? स्टॉक लिया जाता है, जो कि नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड मीनिंग नहीं है, ये और भी मजीद हो सकती है बड़ी, लेकिन अगर मैं इस पर जाऊंगा तो बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूँ। तो इस बुनियाद पर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी पे चार्ज है, यानी कि इमूवेबल एसेट पे हमारा चार्ज है, तो वो चार्ज के लिए हम यहाँ पर या तो अब अच्छा, अब उस चार्ज में भी फिर मैं आगे बताऊंगा, उस चार्ज के मुताबिक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अमूमन वो डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है एमओटीडी बनाने से, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये याद दहानी होती है कि मैं आपके पास अपने असली घर के डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। क्यों जमा करवा रहा हूँ भाई? मैं आपसे उधार लूंगा तभी जमा कराऊंगा ना मैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहलाता है एमओटीडी। एमओटीडी होती है अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रखवाता है वो अपने साथ, उसके मुताबिक एमओटीडी बनाई जाती है। इसकी एक पूरी एक आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। इससे पहले आप उस पर प्री मॉर्गेज लीगल ओपिनियन लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा जब आगे जाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, अभी बस डॉक्यूमेंट्स का पार्ट समझा रहा हूँ। तो एमओटीडी आपने बना लिया। अगर आपके पास मोबाइल एसेट है तो फिर दो तरीके के आपके चार्ज होते हैं। वो दो तरीके चार्ज भी आगे जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे ही बता देता हूँ। वो दो चार्ज कैसे होते हैं, या तो वो हाइपोथिकेशन चार्ज होते हैं या फिर वो प्लेज चार्ज होते हैं। आप में से कोई भाई बता सकता है हाइपोथिकेशन और प्लेज का फर्क? जी सॉरी, किसका फर्क पूछा आपने? हाइपोथिकेशन और प्लेज। नहीं सॉरी। ओके, मुश्किल मुश्किल नाम लग रहा है। जी हाइपोथिकेशन जी में सर शायद बोलिए। यहाँ से अगेंस्ट एसेट लाइक, अगर मैंने कोई गाड़ी लिस्ट पे फाइनेंस ली है तो उस फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में, उस गाड़ी के अगेंस्ट में हाइपोथिकेशन मार्क हो जाएगा उसी गाड़ी के ऊपर। यानी कि जब तक जो मेरा लेंडर है वो एनओसी नहीं देगा तब तक उस गाड़ी की ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी, सर क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लैंडर है उसने हाइपोथिकेशन मार्क कर दिया है, लाइक उसे इन अदर नहीं सर, वर्ड्स। चल। अच्छा, मैं देखिए आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि ये होता है, ये नहीं पता चल रहा है आपको क्यों होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा चल, इसको आज जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास पेपर पेन मौजूद है, तो एक बात को लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें दो चीजें अहम होती हैं। एक लफ्ज होता है पोजेशन और एक लफ्ज होता है चार्ज। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल हो जाएगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज को समझाने के लिए ये समझ लीजिए मिसाल के तौर पे कि मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास आए और आपने कहा कि यार अली भाई, ये मेरी मोटरसाइकिल आप रख लीजिए, मुझे बहुत अर्जेंसी है, मुझे इस वक्त 30,000 की जरूरत है। मेरी मोटरसाइकिल की मालियत जो है ना 1 लाख रुपए, ये आप अपने पास रखिए, मुझे 30,000 रुपये दीजिए, मैं जब आऊंगा तो ये मैं आपसे मोटरसाइकिल अपनी आपसे वापस ले लूंगा। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये मोटरसाइकिल मिल्कियत में आपकी है, ओनरशिप आपकी है, लेकिन क्योंकि उधार के बदले में आपने रखवाया हुआ है मुझ पे, तो इस पे चार्ज मेरा है। तो ओनरशिप इटसेल्फ चार्ज भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हर चार्ज ओनरशिप भी हो। मुश्किल बात तो नहीं है? तो मेरा इस पे दो बातें, मैंने कहा कि एक चार्ज और एक पोजेशन। चार्ज को मैंने समझाया कि मिल्कियत क्या कहलाता है, चीज़ मिल्कियत का मतलब मैं उसका मालिक हूँ। उस वक्त मोटरसाइकिल के मालिक जो है वो फजल साहब है, या रजा अब्बास भाई हैं,
रजाबाज हैं या कोई भी साहब है, वो उस मोटरसाइकिल के मालिक है, लेकिन रखवा के मेरे पास गए हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे उधार लिया है, तो लिहाजा इस पर चार्ज मेरा है, यानी कि हक मेरा है इस वक्त, लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर सकता, मैं उस मोटरसाइकिल को रेंट पे नहीं चढ़ा सकता, मैं उसको एज इट इज अपने पास गिरवी तो रख सकता हूँ, यानी कि गिरवी रखना, गिरवी का हम चार्ज के मायने में लेते हैं। मैं उस मोटरसाइकिल से कोई बेनिफिट नहीं ले सकता कि मैं उस मोटरसाइकिल को जो है ना जनाबे वाला, मैं उसको नुमाइश पर रख दूं, या मैं उसको किराए पे दे दूं, या मैं उस मोटरसाइकिल को जो है ना वो बेच दूं और 70,000 पे उसको दे के 30,000 बनवा नहीं, ऐसे जब तक वो खुद मेरे पास आना जाए कि भाई मैं अब आपको पैसे दे नहीं सकता, अब आप इसको एक काम करोगे बेच के मुझे मेरे पैसे दे दो और अपने पैसे अपने पास रख लो। मेरी बात समझ में आ रही कि चार्ज और एक पोजेशन, तो जब किसी के बैंक या कोई भी इदारा अपने पास पोजेशन भी रखता है और चार्ज भी रखता है, तो वो अपना प्लेज का चार्ज क्रिएट करता है। कौन सा चार्ज क्रिएट करता है? प्लेज का चार्ज। प्लेज का मतलब क्या है कि पोजेशन भी आपके पास है और चार्ज भी आपका है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हाइपोथिकेशन क्या है? इसमें चार्ज तो बैंक का है लेकिन पोजेशन बैंक के पास नहीं है, बल्कि पोजेशन किसके पास है? कस्टमर के पास है। जैसे कि अभी भाई मुझे गाड़ी के एग्जांपल दे रहे थे, गाड़ी पे क्यों एचपीएमआर कराते हैं, हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि गाड़ी पे मिल्कियत तो बैंक की होती है, लेकिन गाड़ी की पोजेशन उस वक्त कस्टमर के पास खड़ी है। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह से कस्टमर आकर कहते हैं कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी में रख लें, ये मेरे प्रॉपर्टी यानी कि जो मेरी फैक्ट्री है फैक्ट्री में रख लें, इस फैक्ट्री में मेरा जो है ना वो आटा पड़ा हुआ है, ये मेरा आटा, आटे पे, अब आटे पे दो तरह के यानी कि जो भी मेरा माल पड़ा हुआ, आटा पड़ा हुआ, कोई भी माल पड़ा हुआ है, तो अब या तो वो फैक्ट्री ये बोले कि जनाबे वाला पोजेशन हमारे पास रहेगी लेकिन चार्ज आप क्रिएट कर लें, तो वहां पर आप उस पर हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करेंगे। अगर वो बोले कि जनाब वाला आप अपनी पोजेशन में रख लो, चार्ज भी क्रिएट कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेज चार्ज बोलेंगे, तो हम वहां पे प्लेज एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि ये बड़ा वाज़ेह हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं तो कोई अच्छा सवाल कर ले समअप please। यानी जी अगर जी समअप किया प्लीज। जाए इसको, समअप किया जाए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपकी बात से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने कि वो सिचुएशंस के जहाँ पे जिस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया हो वो एसेट भी आपके पास हो और उसका चार्ज भी आप ही की फेवर में किया गया हो, तो वो हमारा कहलाएगा प्लेज, राइट। और अगर वो एसेट यानी एक एसेट है कि जिसके ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट किया गया हो, तो उसमें पोजेशन किसी के पास होता है और चार्ज किसी और के नाम पे क्रिएट हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा। अगर इसको हम बैंक यहाँ पर रख लें, तो बैंक, अगर हम यहाँ पर बैंक की एग्जांपल रख लें, तो उसका मतलब ये है कि अगर एसेट बैंक की पोजेशन में और बैंक का चार्ज भी है तो प्लेज चार्ज कहलाएगा, और अगर एसेट जो है वो कस्टमर की पोजेशन में लेकिन चार्ज बैंक का ही है तो वो फिर हाइपोथिकेशन कहलाएगा। राइट, ओके, थैंक यू, आई बिल्कुल होप सही। सो कि सब क्लियर होगा। आगे बढ़े। जी ठीक है, प्लीज। ठीक है। तो या तो वहाँ पे मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट बनेंगे, या हाइपोथिकेशन के डॉक्यूमेंट बनेंगे, या प्लस के डॉक्यूमेंट बनेंगे। कस्टमर कह सकते हैं कि जनाब वाला मेरी आप लिक्विड सिक्योरिटी रख लें, मिसाल के तौर पर मेरे अकाउंट के ऊपर लियन मार्क कर दें, मेरे पास ये डिपॉजिट पड़ा हुआ है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, इस पे लियन मार्क कर दें। अब एक और लफ्ज आगे लियन, भाई लियन क्या होता है? ठीक है, लियन भी, ये सारी मॉर्गेज की, सारे बहन भाई, ये सारे मॉर्गेज की क्लासेस हैं। आप जब मॉर्गेज को पढ़ेंगे इंग्लिश लॉ में, तो आपको पूरी क्लास नजर आएगी इसकी। लियन क्या है? लियन जो है वो एक मखसूस तरह का, ये भी एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि एसेट आपकी ओनरशिप में नहीं होता, लेकिन आप, यानी कि उस एसेट पर आपकी मर्जी के बिना कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, यानी कि वो पैसे हैं कस्टमर के, लेकिन कस्टमर निकलवाएगा नहीं बैंक की मर्जी के बिना। जब भी निकलवाएगा तो बैंक को बता के निकलवाएगा, यानी कि उस चीज पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए इसको फिर क्या बोला जाता है? लियन बोला जाता है। ठीक है। अब ये टीडीआर भी हो सकती है, यानी कि टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, या कैश कोलैटरल कोई भी टाइप की चीज हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई सवाल। या फिर वो गारंटी मांग सकता है। ये गारंटी भी अमूमन क्या होती है? या तो पर्सनल लेवल की गारंटी होती है, या फिर ऐसा होता है कि बाजू का ग्रुप आ जाते हैं कस्टमर के पास, बैंक के पास फाइनेंसिंग लेने के लिए। मिसाल के तौर पे ABC, तीन कंपनीज हैं और तीनों एक ही ग्रुप से वाबस्ता है, तो आमतौर पर बैंक क्या करता है कि भाई उनसे उनके दीगर ग्रुप की भी गारंटी मांग लेता है। तो जो पर्सनल लेवल की गारंटी होती है पर्सनल गारंटी कहलाती है, लेकिन जब वो गारंटी किसी कॉर्पोरेट लेवल से मांग ली जाए तो वो क्रॉस कॉर्पोरेट गारंटी कहलाती है। कंपनी से मांग लिया तो वो क्रॉस कंपनी गारंटी, क्रॉस कॉर्पोरेट गारंटी कहलाती है। ये मोटी मोटी यहाँ पर मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया। वैसे तो सिक्योरिटी का समंदर है भाई, आज भी हम समझ रहे हैं, बेताशा चीजें, सबऑर्डिनेशन एग्रीमेंट है, इसके अंदर असाइनमेंट डीड्स आ जाती हैं, असाइनमेंट्स आ जाता है, ना जाने क्या कुछ है, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अभी रखकर आपको बताएंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या, फाइल बना,
एग्रीमेंट बना, ये सारे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बने, इनकी स्क्रूटनी हुई। इनकी स्क्रूटनी होने के बाद बैंक जो कैड होता है वो क्या करता है, डैक इशू कर देता है, यानी कि डिसबर्समेंट ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, कि भाई हमने सिक्योरिटी परफेक्शन करा ली, सारा का सारा काम ठीक तरीके से हो गया। अब इस स्टेज के बाद जो इस्लामिक बैंक है उसमें एक और लेयर होती है। वो लेयर क्या होती है, वो शरिया की लेयर, जैसे मैंने आपसे बताया कि होती है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो एज पर प्रोसेस फ्लो बनते हैं, ठीक है, एज पर प्रोसेस फ्लो बनते हैं, एज पर क्रेडिट अप्रूवल भी होंगे, एज पर प्रूडेंशियल रेगुलेशन भी होंगे, और एज पर शरिया प्रोसेस फ्लो भी होंगे। जब ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं इनकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो जाती है। स्क्रूटनी के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसको उर्फ आम में डिसबर्समेंट ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट या उर्फ में डैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डैक कहा जाता है। इसकी बुनियाद पर क्या किया जाता है कि कैड का एक और जेली दायरा होता है, कैड ऑपरेशन टीम, कैड ऑप्स। तो जफर भाई हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये उस कैड ऑप्स के हेड यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो उस कैड ऑप्स टीम को, या कैड को वो डैक जो है वो भेज दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने की है। अमूमन क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं उन्हें एक लिमिट असाइन होती है। लिमिट का मतलब आप इतने पैसों तक ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे 20 मिलियन है, 10 मिलियन है, तो लाजमी नहीं है कि कस्टमर जो है वो आए और आते ही वो पूरे के पूरे 20 मिलियन ले ले। वो ये करता है कि अपनी नीड के मुताबिक थोड़े थोड़े पैसे लेता रहता है। अब यहाँ पर भी मजीद आगे है कि कुछ लिमिट वन ऑफ होती है, कुछ लिमिट रेगुलर होती हैं। वन ऑफ लिमिट वो होती है जो एक मरतबा लेकर ख़त्म हो जाती है, रेगुलर लिमिट वो होती है जो पूरे पूरे साल के लिए ली जाती हैं। इसी तरह से जो फाइनेंसिंग होती है वो दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो तवील मुद्दती, यानी कि 1 साल से जायद मुद्दत के लिए जो ली जाती है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 6 साल, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है। अमूमन बैंकों में जो डिबेंचर मुशारके की जो फैसिलिटी होती है या इजारे की फैसिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म में दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अगर आप दीगर ममालिक में चले जाएँ जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग हो रही है, जैसे अरब ममालिक है, तो वहाँ पर मुराबा भी लॉन्ग टर्म में हो जाती है। उसके पीछे फिर एक ऑपरेशनल चीज़ें हैं, वो अब इस छोटे से सेशन में तो मुमकिन नहीं है। ये तो एक पूरी एक साइंस है। जब आप कोई ऐसा मौका लगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजूहत होती हैं, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम होती है, वो बहरहाल बात की बात है। तो हमने डैक जो है वो दे दिया होता है अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, यहाँ पर फाइनेंसिंग की तरफ जाता है, डिसबर्समेंट करने की तरफ जाता है, ठीक है। अब जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो डिसबर्समेंट करता है, ठीक है। डिसबर्समेंट करने के बाद यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। वो समझने वाली बात ये कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जब शुरू में सेशन स्टार्ट किया था कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है ना वो रिस्क का एलिमेंट होता है। याद है मैंने कहा था? जी। अब यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल मैं मुराबे चले लेता हूँ, आप सब लोग मुराबे से ज्यादा वाकिफ होंगे। अच्छा, वैसे कोई बताएगा मुराबा होता क्या है? सर कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है इन शॉर्ट। सही है, ठीक है। अच्छा, आप मिसाल के और तौर अगर पे प्रॉफिट आप, अगर डिस्क्लोज नहीं किया है तो मुसाफा में हो जाता बिल्कुल सही है। आपका नाम भाई? सर आपका नाम प्लीज। है। खुर्रम। ओके, खुरम भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मिसाल के तौर पे आप एक कस्टमर है, ठीक है, या आप चले बैंक है, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आया, भाई 10 मिलियन दे दें। आपने तमाम चीजें अपने कैट से करा के डैक इशू करा दिया, ओके, और आपने जफर भाई को दे दिया डैक के, भाई जफर साहब डिसबर्समेंट कर दीजिए। अब जफर साहब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जफर साहब जो पैसे देंगे वो देंगे एडवांस। क्या देंगे? जो एंट्री सिस्टम पे आएगी वो एडवांस की एंट्री आएगी, ठीक है। क्या मतलब एडवांस की एंट्री आएगी? मुराहबा के अंदर ये अभी तक क्या हुआ कि आपने कहा कि जनाब आला मुझे 10 मिलियन दे दे। मैंने कहा 10 मिलियन क्यों चाहिए? आपने कहा जी मुझे 15 जनरेटर लेने हैं। अब ना जनरेटर भाई आप हमसे ले लो। अब मसला ये कि मैं बैंक हूँ, मैं जनरेटर कैसे ला कर दूंगा? तो मुराबा के साथ जो मैंने पहले नहीं बताया था अब बता रहा हूँ, जब मुराबा एग्रीमेंट साइन कराता हूँ वहां पर मैं आपसे एक मुराबा एजेंसी एग्रीमेंट भी साइन कराता हूँ। उस एजेंसी एग्रीमेंट में मैं आपको, यानी कि मैं खुर्रम भाई को अपना एजेंट मुकर्रर कर देता हूँ कि मैं बैंक हूँ। मैंने खुर्रम भाई से बोला आप मेरे एजेंट बन जाइए, अब ये 10 मिलियन लीजिए और पहले जाके जनरेटर लेकर आइए। जो आपने, जब आप लेकर आए, आप गए मेरे एजेंट बन के और जनरेटर लेकर, लेकिन मैंने तो आपको पैसे दे दिए। इस स्टेज को बोला जाता है एडवांस। यहाँ पर अगर अल्लाह ना करे खुर्रम भाई से वो जनरेटर बर्बाद हो गए या जल गए, टूट गए, फूट गए, जो भी हो गया, तो बैंक का रिस्क यहाँ पर सारा का सारा बैंक का रिस्क है।
क्योंकि अभी मैंने कोई मुराबा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया खुर्रम भाई के साथ। ये बात समझ में आई जो मैंने शुरू में कही थी आपसे बात। ये समझाने की वजह क्या है कि जब आप ऑपरेशन में आते हैं तो यहाँ पर इन बेचारों का काम और बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट डैक देने के बाद से बरीज में हो जाता है। कैड का जो ऑपरेशन है, अब कैड का एक और रोल शुरू होता है जो कि ना खत्म होने वाला रोल होता है। यहाँ से पहला रोल क्या शुरू होता है कि कैड का जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो आके आपको डिसबर्समेंट देता है, लेकिन डिसबर्समेंट वो किसकी होती है? वो एडवांस स्टेज की होती है। ठीक है, आपने वो पैसे लिए, खुर्रम भाई गए लाके जनरेटर ला कर दिया और डिक्लेयर किया कि जनाब जनरेटर आ गए, तो उसको यहाँ पर उन्होंने डिक्लेरेशन जमा करा दी, गुड डिक्लेरेशन दे दी। ठीक है, जनरेटर लाकर दे दिया। अब यहाँ पर खुर्रम भाई से बैंक क्या करेगा? मुराबा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मुराबा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा? जब आपने लाकर कहा कि जिन्हें जनाब ये लीजिए, ये मैं जनरेटर ले आया, तो ये इन्वेंट्री स्टेज होती है। अमूमन जब डैक इश्यू हो जाता है तो जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है उसके पास मुराबा फाइनेंसिंग के लिए ऑर्डर फॉर्म या परचेज एक्विजिशन आती है। मीज़ान बैंक में ऑर्डर फॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बैंक इस्लामी या दीगर बैंकों में परचेज एक्विजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पर उर्फ़ आम में अगर आप जाएंगे इस्लामी बैंकिंग में तो ऑर्डर फॉर्म का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उस ऑर्डर फॉर्म में ये बात लिखी होती है, क्या चीज़ चाहिए, कितनी चाहिए, कहाँ से चाहिए, किसको चाहिए, किस नौयत की चाहिए, तमाम बातें लिखी हुई होती हैं जो शरिया स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक। और शरिया प्रोसेस फ्लो में इसका जिक्र भी होता है। और मुराबा एग्रीमेंट जो हम कस्टमर से साइन करवाते हैं उसके पीछे टेम्पलेट्स लगे हुए होते हैं ऑर्डर फॉर्म के तमाम डॉक्यूमेंट्स के, एनेक्जर्स की सूरत में लगे होते हैं। ठीक है, मुंसलिक होते हैं उसके साथ। इसके अंदर ये सारी बात वजाहत कर दी जाती है। इसकी बुनियाद पर कैड ऑपरेशन डिसबर्समेंट कर देता है। ये एडवांस स्टेज होती है। इस एडवांस स्टेज के बाद जो जो प्रोसेस फ्लो में टाइम होता है उस टाइम फ्रेम के मुताबिक कस्टमर आकर आपको बताए जनाब मैं जनरेटर ले आया हूँ, तो उसका मतलब कि एसेट डिक्लेरेशन, इसको इन्वेंट्री स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इन्वेंट्री स्टेज कहा जाता है। तो इस्लामिक बैंकिंग की पहली लेग क्या होती है? एडवांसिंग। दूसरी लेग क्या होती है? वो इन्वेंट्री स्टेज। अमूमन हर एक फाइनेंसिंग में आपको ये स्टेज मिलेंगी, जबकि कन्वेंशनल में ऐसी कोई स्टेज नहीं होती। डिसबर्समेंट होगी, खत्म हो गई बात। लेकिन इस्लामिक बैंक में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले शरिया डॉक्यूमेंट के तहत एडवांसिंग होगी। एडवांस हो गया, अगर अल्लाह ना करे इस्लाम कन्वेंशनल बैंक होगा, उसने पैसे दे दिए, कस्टमर का लॉस हो गया, जो भी होगा हम नहीं जानते, भाई लाओ हमें हमारा पैसा दो। इस्लामिक बैंक यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? जब उसने एडवांस स्टेज पर डिसबर्समेंट कर दी है, तो डिसबर्समेंट करने के बाद अगर यहाँ पर कोई लॉस अराइज होता है एडवांस स्टेज पे, तो इस्लामिक बैंक उस लॉस को कवर किसी और तरीके से, कस्टमर का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, कस्टमर से अपना प्रिंसिपल वापस करेगा। एक सवाल ठीक यहाँ पे अगर सर, अगर 1 मिनट दे देंगे उसके बाद श्योर फिर मैं श्योर सवाल पे आ जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे टाइम भी जरा थोड़ा सा दिख रहा है। मैं सवाल आपका वो जो है ना वो स्किप नहीं करूंगा, लेकिन दूंगा, लेकिन बस मुझे खत्म करने दीजिएगा प्लीज ये वाली लाइन। अब जैसे ही ये वाली स्टेज पूरी होती है, ये आते हैं, ये आने के बाद डिसबर्समेंट करते हैं। डिसबर्समेंट करने के बाद डिक्लेरेशन हो गई, इन्वेंट्री आ गई। अब यहाँ पर स्टेज शुरू हो जाती है कौन सी वाली? फाइनेंसिंग की। यहाँ पर मुराबा कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन करते हैं फाइनेंसिंग स्टेज आ जाती है। चाहे वो सस्ता की प्रोडक्ट हो, चाहे वो तिजारत की प्रोडक्ट हो, यही तमाम रूल कमोबेश फॉलो होते हैं। तीनों स्टेजेस होती हैं, एडवांस, इन्वेंट्री और फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग स्टेज आने के बाद से वो बैंक की बुक में एज अ फाइनेंस आ जाता है और बैंक उस पर प्रॉफिट अपना चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे जाके सेटलमेंट की स्टेज आती है। तो ये यहाँ तक कैड के सारे रूल होते हैं। कैड को इस सारे काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत विजिलेंस की जरूरत होती है, ड्यू डिलिजेंस होती है, वो सिक्योरिटीज को देख रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे पास शेयर की सिक्योरिटीज भी होती हैं, उनको भी देखना कैट का काम होता है। तमाम तरह के, खाली कैट का काम ये नहीं होता कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बना दिया, उनकी इंश्योरेंस को देख लिया, उनकी वैल्यूएशन करवाना। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी के एक एक डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करवाना, उसके तमाम स्टेजेस को देखना, लीगल ओपिनियन को लेना, पोस्ट ओपिनियन को देखना, ये सारे काम कैट के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड काम होते हैं। हर एक सिक्योरिटी अलग अलग होती है। और जब आप ये आगे पढ़ेंगे, इन सिक्योरिटी के नेचर्स पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आपको और मजा आएगा। ये और बहुत डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ सवाल कर लीजिए प्लीज। मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि आपने कहा कि एडवांस स्टेज से ही बैंक का रस शुरू हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि बेसिकली एडवांस स्टेज पे तो अभी इन्वेंट्री की अभी कोमोडिटी मेरे पास आई नहीं है जो मैंने परचेज किया, अभी तो सिर्फ वेंडर को पैसे गए ना। तो उस स्टेज पे एक तो बैंक का रिस्क कैसे बढ़ गया, पहला सवाल। अच्छा, मेरे हिसाब ख्याल से ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री स्टेज जैसे इन्वेंट्री डिक्लेयर होती है, यानी इन्वेंट्री अब कस्टमर ने डिक्लेयर कर दी, उसके बाद बैंक का रिस्क, क्योंकि अब वो बैंक के पोजीशन में आ गया ना इन्वेंट्री जो है बेसिकली, चाहे वो उसके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो या सब्जेक्टिव पोजीशन हो। इन्वेंट्री टू ऑनवर्ड, इन्वेंट्री टू फाइनेंसिंग का जो स्टेज है बीच में, इन्वेंट्री और फाइनेंसिंग का जो ड्यूरेशन है, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद बैंक का रिस्क ज्यादा होता है। इसी वजह से बैंक जल्दी करता है कि इन्वेंट्री को जल्दी से फाइनेंसिंग में क्रिएट कर कन्वर्ट कर दे।
रादर देन कि एडवांस स्टेज पे ही बैंक का रिस्क हो जाए। एडवांस स्टेज पे तो मेरे ख्याल से ये रिस्क हो सकता है कि कस्टमर अगर बैक ऑफ कर गया कि मैं लेना ही नहीं चाह रहा, हाँ, तो फिर उस ऑर्डर का बैंक क्या करेगा कि जो बैंक ऑलरेडी प्लेस कर चुका है। आप काइंडली इसको जरा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि मुझे लग रहा है आपका सवाल ये है कि मैंने ये कहा है कि एडवांस स्टेज पर बैंक का रिस्क नहीं होता। मैंने नहीं नहीं शायद नहीं ये कहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक है, आपने मेरे मैंने हिसाब से ये नहीं कहा कहा है कि कि एडवांस स्टेज एडवांस पर स्टेज पे बैंक बैंक रिस्क होता है। सिर्फ प्रिंसिपल ले सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसको बैक ऑफ करने की जो आपने बात की ना, है ना, ऐसे ही कुछ है। तो नहीं नहीं, इस चीज सवाल के सवाल लिए मेरा ये है कि बैंक का जो रिस्क है, क्या वो एडवांस स्टेज से ही शुरू हो जाता है या इन्वेंट्री स्टेज के ऊपर आगे शुरू होता है? देखिए भाई, बैंक के पास तो पैसा आ गया, बैंक का रिस्क तो शुरू हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पैसा कस्टमर का मौजूद है। सही है। मैंने ये कहा कि इस्लामिक फाइनेंसिंग के तहत ये होता है कि एडवांस स्टेज पर बैंक कस्टमर से प्रॉफिट नहीं ले सकता। प्रिंसिपल तो लेगा, प्रॉफिट नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट ना लेने से उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जाया हो गई। वो पैसा किसी और जगह लगता तो उसे मिलता। मेरी बात समझ आ रही है? आपके सवाल बहुत डाइवर्सिफाइड, इसलिए मुझे एक एक करके जवाब जैसे कि देना पड़ेगा। रिस्क रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू जो बात कर रिस्क रहा का हूँ मैं, मतलब वो ये, एसेट एसेट रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहा ना कि मैंने भी एसेट बात अगर, की नहीं, मैंने भी इनकम की बात की। अच्छा अच्छा, नहीं, ये बात की ओके। मैंने कि बैंक यहाँ पे इनकम नहीं ले सकता। ठीक है, बैंक का रिस्क है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। बैंक का रिस्क देखिए, रिस्क का मतलब क्या है कि अगर वो चीज जाया हो गई तो वो रिस्क किसका है? बैंक कह रही है कि बैंक उसके नुकसान को बर्दाश्त कर रहा है। कस्टमर का कोई रिस्क नहीं है। जैसे अभी आपने बोला पोजेशन में जाएगा, इधर कंस्ट्रक्टिव और फिजिकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर यस कंस्ट्रक्टिव और फिजिकल, देन द कस्टमर इज स्टार्ट्स। दैट मींस इफ एट दिस स्टेज इफ एनीथिंग डिस्ट्रॉयड, दैट मींस के बैंक्स कैन नॉट क्लेम, उससे नहीं कर सकता सारी चीज। हाउएवर, इफ दैट स्टेज कवर्स लाइक वो इन्वेंट्री देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, उसके बाद भले वो इस्तेमाल कर ले, चला जाए, जाया हो जाए, वो कस्टमर के पास जब तक पोजेशन में नहीं गई, ठीक है ना, जब तक बैंक के पोजेशन में, तो बैंक का रिस्क। जैसी पोजेशन ट्रांसफर होती, जैसे कि आपने बताया कि यही वजह होती है कि इन्वेंट्री साइमल्टेनियसली, यानी कि जहाँ इन्वेंट्री आती है वहां फाइनेंसिंग में कन्वर्ट होती है। ठीक यस। है ना, विदाउट विदाउट डिले साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन होती है अमूमन, आप देखते हैं इन्वेंट्री आते ही वो कहाँ जाती है। सिर्फ इस्तिस्ना में ये होता है कि साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन नहीं होती है, क्योंकि इस्तिस्ना में क्या होता है, बनने के बाद फिर बिकने के लिए जाएगा। जी, वो पे बिकेगा, फिर उसके बाद वो ठीक है ना, फाइनेंसिंग इसका करके देगा। मतलब क्या होता है कि जो जो एंड यूजर होता है वो कस्टमर नहीं होता, एंड यूजर कोई और होता है। एग्जैक्टली। एंड यूजर कस्टमर का कस्टमर होता है। सॉरी अगर बाकी लोगों को ये बात मुश्किल लग रही है, क्योंकि मेरे भाई ने सवाल किया, इसलिए जवाब देना मुझे पड़ रहा है। अगर बाकी लोगों को सवाल में कोई मतलब हम जो डिस्कशन करें उसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो मुझे रोक कर मुझसे क्लैरिटी ले सकते हैं। तो अब क्योंकि सर यहाँ पे एंड यूजर, मैं खुद मुराबे की ट्रांजेक्शन में, आप मेरे एंड यूजर है, खुर्रम साहब जो थे वो मेरे एंड यूजर थे, वो मुझसे खरीद रहे थे ना, तो इसलिए साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन हो सकती है इन्वेंट्री और जो है वो क्या कहते हैं कि फाइनेंसिंग की। लेकिन अगर साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन इस्तेस्ना की है तो वहां साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन नहीं होती। पहले इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री आने के बाद फिर वो जब कंफर्मेशन ऑफ सेल होती है, देन फिर वो जाता है फाइनेंसिंग स्टेज पे। एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर कस्टमर को हमने एडवांस दे दिया मुराबा, जी, एडवांस देने के बाद लाइक उसकी जो भी मेच्योरिटी थी, लेट्स से कि 3 मंथ्स मेच्योरिटी पे था वो, ठीक है। ओके। 3 मंथ्स तक उसको इन्वेंट्री डिक्लेयर करनी थी और फाइनेंसिंग में लेके जाना था। अब उसकी मेच्योरिटी गुजर जाती है 3 मंथ्स की, और वो अपनी इन्वेंट्री डिक्लेयर नहीं करता, तो क्या यहाँ पे ECIB इसकी कॉल हो सकती है? लाइक इसकी क्लासिफिकेशन शुरू होगी एडवांस स्टेज में या नहीं होती? अच्छा देखिए, अमूमन क्या होता है कि ना, अगर तो उसने इन्वेंट्री नहीं करी है इस्लामिक बैंकिंग के तहत, देखिए दो चीजें यहाँ पर आ जाती यानी है। एक चीज आ मेच्योरिटी आ जाती है गई, कि मेच्योरिटी आने के बाद आ गई लाइक उसकी मेच्योरिटी आ गई, DPD लेकिन शुरू हो उसने जाएगा या नहीं होगा? उसने क्या किया कि यहाँ पर अपना जो है क्या कहते हैं कि उसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा अभी तक बैंक से, सही है ना। तो आप अपने एटलीस्ट प्रिंसिपल की तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं ना। हाँ, प्रिंसिपल तो यही आपका सवाल था रिपोर्ट, कि एडवांस स्टेज के जी अंदर जी मैं जी जी, रिपोर्ट कर सकता प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल रिपोर्ट होगा सर, प्रिंसिपल बट ECIB में लाजमी रिपोर्ट होगा। ये इस्लामिक किस लॉ के तहत होगा? लाइक मुझे अंडरस्टैंड क्योंकि देखिए अभी तो ठीक है, ऑपरेशनली तो ठीक है कि हम रिपोर्ट करना चाहिए भी, क्योंकि कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी, उसी के हमने कन्वेंशनल में तो बात समझ में आती है क्योंकि अभी तो बैंक का पैसा है, और बैंक एज अ एजेंट यानी कस्टमर को एजेंट बना के वो बुकिंग करवाता है, तो वो अपने पैसे पे ही कैसे उस कस्टमर के अगेंस्ट में वो करवा सकता है ECIB रिपोर्ट? अभी आपने क्या बोला, पैसे दिया किसको? नहीं, पैसे तो हमने मैं दिए अभी आ वेंडर रहा हूँ को। ना सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, सवाल नहीं पैसा, अभी जो आपने दिया अपने कस्टमर को पैसा दिया ना, सामान लेकर आए, वेंडर के ठीक है नाम पे ना चेक करना, आपने, यस। ठीक है ठीक ना, है। आपने अपने कस्टमर को दिया ना पैसा, वो लेकर आए। अब आपने एजेंसी एग्रीमेंट साइन करवाया उससे। जी बिल्कुल। ठीक है, एजेंसी एग्रीमेंट में क्या बोला आपने? एजेंसी एग्रीमेंट में बोला ये सामान मेरे पास लेकर आइए, और ये जिम्मेदारी बनाई उसकी, वो फदूली नहीं है यहाँ पे, वो एक अनपेड एजेंट नहीं है, वो प्रॉपर पेड एजेंट के तौर पर। उसकी एजेंसी की चार्जेस क्या है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द सवाल है।
लेकिन यहाँ पर उसने एजेंट बना, उसने अपनी एजेंसी की चार्जेस लिए, और वो जिम्मेदार बनता है कि वो अपना जो सामान है वो लेकर आप तक लेकर आएगा, वो उन पैसों की चीजें लाकर आपको देगा। एम आई राइट? और जी अगर सर। वो ऐसा पूरा नहीं करेगा तो वो आपका देनदार है कि नहीं देनदार है, कम से कम उस पैसों का जो आपने उसको दिए हुए हैं। ओके, इस पर यानी यानी अगर जी इसको जी जी अमानत के जी तौर पे लेके जाए तो जी 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 जी, जैसे सर सर मेच्योरिटी आएगी बिल्कुल तो आप अमानत पहुंच गए। वापस करेगा। सर आप ओके पहुंच ठीक गए, है। बिल्कुल सर आप ठीक पहुंच गए। है। बाकी वैसे अपना मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद है, मेरी खैर इतनी जरूरत नहीं कि उनके सामने जवाब दे सकूं, वो माशाल्लाह से आलिम है, लेकिन फिर भी मैंने अपने तई आपको जो बताने की कोशिश की कि ये सवाल आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, ये काम का हिस्सा है, ऑपरेशनल पार्ट। बाकी ये कि आई अप्रिशिएट कि इतने अच्छे सवाल आ रहे हैं, मैं सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोगों से इतने अच्छे सवाल आएंगे, और मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ आपके जवाब देने को। आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, हम इनफैक्ट आगे बढ़े। सेशन ही इंटरेक्टिव चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सॉरी। सेशन माशाल्लाह इंटरेक्टिव चल रहा है, इस वजह से थैंक यू सवाल सो भी आ मच, रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अच्छा टाइम जो है वो बहुत कलील रह गया है, क्या हम इसी आगे मैं स्लाइड को लेके चलूं, जी जी या हम बिल्कुल क्या सर, करें? प्लीज। नहीं नहीं, आप आगे चलें बिल्कुल। ठीक है, अब्बास प्लीज स्लाइड आगे। अच्छा, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं, अब थोड़ा सा मुझे ट्रेन बनना पड़ेगा माजूद के साथ, सवाल आए तो आप कर लीजिएगा। बस कस्टमर आते हैं या तो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल का मतलब अली जाफर साहब आ गए, वो फाइनेंसिंग ले रहे हैं, खुरम साहब आ गए, वो फाइनेंसिंग ले रहे हैं, ठीक है। अमूमन ये कैटेगरी कंज्यूमर में फॉल करती है, लेकिन बाज़ औक़ात कॉर्पोरेट में भी आ जाता है। कुछ ऐसे बड़े सीईओज होते हैं, इस तरह के बहुत ही इन्फ्लुएंस पर्सनालिटीज होती हैं जिनको फाइनेंसिंग चाहिए होती बड़ी, जो कि कॉर्पोरेट में, जो कि कंज्यूमर में फॉल नहीं कर सकती। या फिर सोल प्रोप्राइटर होते हैं, यानी कि शख्सी कारोबारी के लोग जो होते हैं, जो थ्रू सोल प्रोप्राइटर जो है अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। या फिर पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, या फिर ट्रस्टीज या एनजीओज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, या फिर एसएमसी, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर जो है वो के थ्रू वो सारा काम करती हैं। तो ये कंपनीज होती हैं, इनके अपने अपने बायलॉज होते हैं जो इनको बताते हैं, जो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कंपनीज भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंसान होती हैं, ये चीज़ें खरीदती हैं, बेचती हैं, रखती हैं, लोगों को नौकरी पर रखती हैं, आपने पढ़ी हुई डेफिनेशन ये। तो ये सारे काम करती हैं, ये जितनी भी हैं ये अपने बायलॉज के थ्रू होती हैं। इन कंपनीज की अगर हम बात कर लें तो इनकी फॉर्मेशन थ्रू बायलॉज होती है, इनके एओ है, एमओए होते हैं, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसके साथ इनके फॉर्म है, फॉर्म 29, इनके एनुअल रिटर्न, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रखना कैट की जिम्मेदारी होती है, कैट इन डॉक्यूमेंट्स को रखता है, इनकी वैलिडिटी देखता है, और इसके बाद कैट इनको रिव्यू करके आगे बढ़ता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? नहीं नहीं, आप आगे चलें प्लीज, थैंक यू। ओके। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग होती है, मुराबा एग्रीमेंट हो सकता है, इस्तिस्ना एग्रीमेंट, डोनेशन मुशारका, केएफ यानी कि कारोबार फाइनेंस, बाज़ जगहों पे तिजारा के नाम से है, बाज़ जगहों पे कारोबार फाइनेंस के नाम से है, रनिंग मुशारका, इजारा और सलम। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होती हैं। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे मदर साहब ने बताया था कि आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग इन प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर जानते तो ठीक है, या अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर इन पर कोई डिटेल डिस्कशन करनी है इन प्रोडक्ट्स के बैंकिंग में कैसे होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन से कि वो आप लोगों से बातचीत करके अगली कोई क्लास वगैरह कुछ ऐसा देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। ये इस्तिस्ना को जरा सा मुख्तसर तरीके से elaborate कर। ओके सर। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम एहसान अली सैयद है अच्छा, एहसान और साहब मैं आप ये बता, प्रोफेशनल जी जी। अकाउंटेंट अच्छा, एहसान भी मुझे बताइए कि व्हाट डू वांट टू नो, वेदर यू वांट टू नो कि हाउ इस्तिस्ना इज हैपनिंग इन बैंक्स, और व्हाट इज इस्तिस्ना इज एक्चुअल ट्रांजैक्शन, व्हाट डू वांट टू नो? हूँ। जस्ट elaborate the definition of the अच्छा product. चलें। इस्तिस्ना दरअसल ये ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है ना, दो चीज़ों का मुरक्कब है, यानी कि सेल का, और सेल के साथ ये एक तरह का आप समझ लें कि रेंटल भी होता है। ये बहुत डिटेल की बात है, बहुत डिटेल की बात है, जो मैं मुझे मौका लगा तो बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ ये समझ लें, ये ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती है, सही है ना, जो क्रक्स है। अब शरिया स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो फिर वहां पर आपको मजीद फिर इसको समझाने का मौका मिल पाएगा। इसमें अमूमन क्या होता है कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, जैसे टपाल्टी आपके पास आया, टपाल्टी आपसे अगर कहता है कि जी मुझे 5 मिलियन चाहिए, आपने बोला जी क्यों चाहिए, कहता है जी मुझे रॉ मटेरियल लेना, मुझे मुझे जो है ना चाय की पत्ती बनानी है, रॉ मटेरियल से चाय की पत्ती बनानी है। तो बैंक यहाँ पर उसको कहता है कि जी आप एक काम करें, आप मुझसे ना, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको चाय की पत्ती दे देता हूँ, ठीक है।
अब प्रैक्टिकली तो बात मुमकिन ही नहीं है। कैसे अली जाफर साहब अपनी सीट से उठेंगे और जाके कीनिया जाएंगे पत्ती लेकर? मुमकिन ही नहीं हो सकता ना। तो फिर वहां पर इस सारी चीज को करने के लिए क्या होगा? वो फिर वही वाली बात है कि एक एजेंसी एग्रीमेंट साइन करा जाएगा इस संस्था के साथ साथ, और उनको फाइनेंसिंग वहां पर दे दी जाएगी, 5 मिलियन की एडवांस फाइनेंसिंग दे दी जाएगी। वो जाएंगे, जाके पत्ती लेकर आएंगे बैंक के एजेंट बन के, और फिर पत्ती की क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करके उस पत्ती से क्या बना लेंगे? टी जो है वो बना देंगे, चाय बना देंगे। और चाय बनाने के बाद वो क्या करेंगे? बैंक को लेकर आ जाएंगे, बैंक को डिक्लेयर कर देंगे जनाब ये चाय की पत्ती बन गई। अब मसला सारा ये है कि बैंक को चाय की पत्ती क्या करना? बैंक बोलेगा भाई काम करे, इस चाय की पत्ती को मेरे एजेंट बन के आगे फरोख्त करके आ जाए। यहाँ पर एक रिस्क है कि वो आगे फरोख्त करके पैसे भी लेकर आए। अगर उसने फरोख्त कर दिए और किसी ऐसे बायर को फरोख्त कर दिए जो कि आगे पैसे ना दे, तो यहाँ पर अमूमन इस संस्था के अंदर इस मसले को शरीयत ने जिक्र किया, और इस सवाल के जवाब के लिए उन्होंने एक और एग्रीमेंट बनवाया जिसको लिस्ट ऑफ क्रेडिबल बायर्स या फिर कॉर्पोरेट गारंटी का नाम दिया गया, कि जहां पर उसको इस बात की पाबंद किया जाता है कि बतौर एजेंट वो दुरुस्त और सही शख्स को तलाश करेगा और उसी को वो देगा, और उसके बाद से उसकी पेमेंट रिकवर करवाना भी उसकी जिम्मेदारी बनेगी, और वो फिर पेमेंट लाकर दे देता है। अमूमन बैंकों में ये जो प्रोडक्ट है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के इस्तेमाल होती है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में ये बड़ा मसला था कि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन तो थी, लेकिन सेल परचेज की वो ट्रांजैक्शन में आप अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर देते थे। अब 180 दिन के ट्रांजैक्शन जैसे मुराबा की, उसमें कोई 2 दिन में आके अपने पैसे सेटल करा दे, ये 180 दिन में आके सेटल करा, उसको प्रॉफिट की रकम पूरी की पूरी देनी है। जबकि कन्वेंशनल बैंक में ऐसी प्रोडक्ट भी थी रनिंग फाइनेंस के नाम से, जहां पर वो था कि अगर आपने 2 मिलियन लिए और 2 मिलियन 3 दिन में लाके सेटल कर दिया तो आपको सिर्फ 3 दिन का प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं थी, तो फिर उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बिजनेस की इस्तिस्ना और तिजारत की प्रोडक्ट को लेकर आएगा, और उसके बाद फिर रनिंग मुशारके की प्रोडक्ट को लेकर आएगा। 3 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ये वाला काम करती है। ठीक है सर, एहसान भाई मजीद कोई सवाल? जी सर, क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला जजाकल्ला। ठीक है, हम आगे बढ़े। बास प्लीज, कैन यू प्रोसीड? सर एक चीज क्लियर कर देंगे, लाइक अगर जी जी, मैं कन्वेंशन सुन से रहा हूँ, सवाल कंपेयर कीजिए। कर कन्वेंशन से अगर कंपेयर करें, ये जो 6 मोड है, ये कन्वेंशनल बैंक के किस अकाउंट में डील हो रहे होंगे? करंट में, सेविंग में, ये छह प्रोडक्ट, या ये बिल्कुल अलग? सर मुझे थोड़ी सी आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही है, वेरी मच डिस्टॉर्टेड, कैन यू प्लीज कम अगेन? एक सेकंड सर, होल्ड। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी सर मैं ये पूछा था, सर, मैं सुन मोड पा है, रहा हूँ। अगर इसको हम अगर इसको कन्वेंशन से कंपेयर सर करें, आवाज़ आपकी फिर ये चली गई लाइक है। आवाज पे चली गई है। अब आ रही है सर? अब आ गई, अब आ हेलो। गई, जी जी अब आ रही है, बिल्कुल। सर ये जो 6 मोड है, जी अगर मैं इसको सुन रहा हूँ सर, फरमाइए। कन्वेंशनल बैंक से ओके। अगर कंपेयर करें, तो अकाउंट में पूछना चाह रहा हूँ, ये 6 मोड के, यानी कि मुराबा जो है वो सेविंग अकाउंट में डील होगा, इस तरह 6 के अकाउंट बता दें कौन कौन से होंगे एज कम्पेयर टू अच्छा कन्वेंशनल, ये, अच्छा सर सर, या ये अपना बिल्कुल एक अलग ना प्रोडक्ट बड़ा है? मजेदार सी बात हो गई है। ये जितनी भी प्रोडक्ट मैंने बताई है एसिड बताई है, ये सारी की एसेट। सारी एसिड है। ठीक है, आप जो जिक्र मुझसे कर रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ अपनी नाकिस अकल के साथ, आप मुझसे गालिबन लाइबिलिटीज अकाउंट की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो जिस तरह वो जो है ना अंडर प्रोडक्ट ऑफ मुदारबा और कर्ज की खुलती है। जी अच्छा। सर, वो एसिड साइड के, लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट है। सर वो कर्ज और मुदारबा बेसिस पे खुल रही है। जैसे सेविंग अकाउंट है ना सर आपका, वो मुदारबा बेसिस पर है। अगर मुझे मौका, या तो आप क्लास के बाद मुझसे इस बारे में जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है आप डिस्कस कर लें। आई होप सो कि मैं आपको जवाब दे पाऊंगा और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और या फिर अगर बाकी लोग भी इंटरेस्टेड है, मैं फिर वही कहूंगा कि देखें, ये मैं फिर बता दूं कि जब हम बैंकिंग में, जब हम जी इस्लामिक नहीं, बैंकिंग करते हैं, आप वेरी मच इंटरेस्टेड। सर आपने जो डिस्टिंक्शन है वो बहुत सही की है, और मेरा ख्याल है कि इनकी जो क्वेश्चन है वो एड्रेस हो गया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ जाएं सर। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मैं ये सारे के सारे बयान कर चुका हूँ। आपको अभी कुछ देर पहले वाली स्लाइड में देखें, वही लिखा हुआ है, एप्लीकेशन चार्ज है, मॉर्गेज चार्ज है, प्लेज चार्ज है, लियन ओवर कैश अकाउंट्स है, फाइनेंशियल गारंटीज है, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटीज। तो ये मैं अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उस पर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे करें, या हम आगे बढ़ जाएं। अब्बास, अगर सवाल है तो प्लीज आगे बढ़ जाइए।
ओके, इन तमाम पर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि चाहे वो एप्लीकेशन चार्जेस हो या इन चार्जेस की फिर अपनी अपनी एक समझ लें कि अपनी खुद की खुसूसियत होती है। एक्सक्लूसिव चार्ज का मतलब होता है मेरा खुद का इस पर एक्सक्लूसिव चार्ज है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे सारी मशीनें यहाँ पर रखी हुई है, ये सारा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है, और मेरा चार्ज इस स्पेसिफिक स्टॉक पर, इस स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन वाले, मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि जी मेरा चार्ज जो है ना ये दवाइयाँ रखी हुई है, मेरा चार्ज जो है सिर्फ जो है ना वो हार्ट की जो क्लास आती है उस पर मेरा खाली चार्ज होगा। या यहाँ पर कोई 70 मशीनें लगी हुई हैं, एक स्पेसिफिकेशन थी कि M102 की जो फला फला मशीनें लगी हुई M102, ये जो 15 M102 मशीन है इन पर सिर्फ मेरा चार्ज है, तो ये कहला जाता है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। रैंकिंग चार्ज क्या होता है कि आप अच्छा इन बात को समझाने के लिए, अब क्योंकि जल्दी थी मैं भी एक चीज मिस कर गया, वो ये था कि जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा अब्बास, क्या हमारे पास 5 7 10 मिनट है या हम इसको कंक्लूड करें कि जी बाकी जी सर, पार्टिसिपेंट की अभी राय है क्या टाइम, टाइम है हमारे है? पास। टाइम है, ठीक है। अच्छा बाकी आप तमाम लोग जनाब अटेंटिव हैं, हम इसको थोड़ा सा बयान करें क्योंकि ये भी है थोड़ा सा वक्त लेने वाला है, तो मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। है अटेंटिव आप लोग या बस जी जी खत्म हो गया? बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो। ओके फाइन, चलें अब इसको हम इसको समझाते हैं। जैसे मैंने शुरू से समझा आपको कि अब इसको जरा समझना पड़ेगा। चार्ज का मतलब मैंने आपको समझाया। अब इस चार्ज में होता क्या है कि एक्सक्लूसिव और स्पेसिफिक तो आपको समझ में आ गया। जब हम रैंकिंग पर आए तो फिर एक सवाल खड़ा होगा, यहाँ पर समझाने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक इदारा है। इस इदारे का वजूद इसलिए आया कि अब मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, उस कस्टमर का ने कहा कि मैंने बैंक को तो अपनी ये चीज़ें दी थी, स्पेसिफिक मैंने ये मशीन दी थी, बैंक तो मुझसे कह रहे कि नहीं मैं तो कुर्की करूंगा, आपकी सारी की सारी फैक्ट्री पे करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारे जो थे क्वेश्चन थे कि भाई मैंने तो आपके पास बैंक के पास ये वाला नहीं ये वाला एसेट रखवाया था, नहीं मैंने बैंक को तो प्लेज तो दिया नहीं था, मैंने तो बैंक को हाइपोथिकेशन चार्ज खाली दिया था, और नहीं बैंक को तो मैंने जो है ना अपनी इस वाली फैक्ट्री का नहीं उस वाली फैक्ट्री का मैंने बोला था। तो इस चीज को डील करने के लिए एक इदारा बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज लफ्ज लीजिएगा, यानी कि सिक्योरिटीज के तबादला, ठीक है। तो एक कमीशन बनाया गया जिसको SECP कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। उस SECP में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अकाउंट होता है, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट होता है, वो अगर बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटी रखवाता है और वो सिक्योरिटी उस कंपनी के नाम पर है, तो उस सिक्योरिटी की नोटिफिकेशन SECP में होती है। समझ रहे हैं आप लोग बात? उस सिक्योरिटी की नोटिफिकेशन SECP में होती है। उस नोटिफिकेशन को उर्फ आम में कहा जाता है चार्ज रजिस्ट्रेशन, कहा जाता है चार्ज रजिस्ट्रेशन करा जाता है। अच्छा जो अब रह गए प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इनकी भी चार्ज रजिस्ट्रेशन होती है SECP में, लेकिन अब वो चार्ज रजिस्ट्रेशन थ्रू STR यानी कि सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री होती है, वो बैंक खुद कर लेते हैं। लेकिन जो SECP वाली जो कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड की होती है बैंक खुद नहीं करते, इसको करवाने के लिए वेंडर अपॉइंट किया जाता है, या वेंडर या कस्टमर खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन अगर चाहे तो, और उनके थ्रू SECP के दायरे में जाकर इस चार्ज की रजिस्ट्रेशन होती है। अगर तो फ्रेश चार्ज होता है तो फॉर्म 10 के थ्रू होती है, और अगर उस फ्रेश चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन हो तो फॉर्म 16 के थ्रू होती है, और अगर उसको विकेट कराना तो फॉर्म 17 के थ्रू होती है। ये तमाम बातें जो हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इन तमाम फॉर्म्स का, जो अमूमन तमाम बैंकों के पास होता है। बहुत सारे बैंकों में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके वेंडर बनाते हैं, बहुत सारे बैंकों में खुद बनाते हैं। अब क्योंकि हमारी इसमें इसलिए थोड़ी बहुत भी नॉलेज अच्छी है कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट खुद से बनाते हैं, इसलिए शायद हमें इनसाइट थोड़ा ज़्यादा बेहतर बाकी लोगों के मुकाबले में जो है वो शायद हम डिफाइन कर पाएँ। पता हमसे ज़्यादा लोगों को होगा, लेकिन डिफाइन करने की बात को डिफाइन शायद हम थोड़ा बेहतर कर पाएँ। तो जब आप नोटिफाई कराते हैं, मिसाल के तौर पे ये होता है क्या है कि आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की कीमत 100 रुपये है, और बैंक से आपने कितना लिया? 2 रुपये लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस फैक्ट्री में अभी भी 98 रुपये का क्वेश्चन बाकी है लेने का। सही है? तो अब वो फैक्ट्री आपने SECP के बाद रजिस्टर करा दिया, सही है, आपने फॉर्म 10 दे दिया। अब आपको कोई भी नंबर मिला, अब अगर मिसाल के तौर पे उस फैक्ट्री पे मजीद पहले ही 3 बैंक खड़े थे अपने अपने चार्ज लेकर, तो आप जैसे ही जाएंगे तो कोई पूछे मैंने आपको लगा देगा भाई अगली लाइन में आ जाओ, ठीक है। 4 बैंक पहले खड़े थे, तो आप कौन सी लाइन में चले जाएंगे? फिफ्थ। आप फिफ्थ लाइन में, तो आप हो गए फिफ्थ रैंकिंग चार्ज।
फिर आपके पीछे अगला आया तो वो क्या हो जाएगा? 6th and so on. ठीक है, इसको कहा जाता है रैंकिंग चार्ज। ठीक है, अब होगा क्या कि अब अगर वो 100 रुपए की फैक्ट्री जो है कल को जल के खाकस्तर हो जाती है, या फैक्ट्री या वो 100 रुपए की फैक्ट्री में कोई वो फैक्ट्री का बिजनेस बर्बाद हो जाता है, डिसॉल्वेंसी हो जाती है, तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा कि जो बैंक है वो रिकॉर्ड अपना जब रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे, अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि 4 बैंकों ने जो अपना फाइनेंसिंग की थी उसकी फला ढिमाका ये वो सब मिला के सारी चीजें मिला के वो 100 रुपए पूरे उन 4 बैंकों में खत्म हो गए। तो अब जो बाकी के 6 चार्ज बने ना, 6 रैंक बने थे, बाकी के जो 2 बैंक खड़े हुए उन्हें अब आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, बेचारे मुंह तकते रह जाएंगे। या फिर मिसाल के तौर पे एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि वो 100 रुपए का बैंक था, 100 रुपए की फैक्ट्री थी, 100 रुपए में से 90 रुपए उन चार्ज पे 4 रुपए खत्म हो गए, तो 5वें आप थे, जो बाकी बचा आपको मिला, छठा वाला बचा फिर मुंह तकता रह जाएगा। या फिर जो थोड़ा बहुत बचा वो आपके पास आ जाएगा, उसके पास चले जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए यहाँ पर चार्ज को बहुत गौर से देखा समझा और बहुत अहमियत का हामिल होता है। ये होता है रैंकिंग चार्ज। फिर आ जाता है पारी पासु चार्ज या फर्स्ट पारी पासु चार्ज आदत के साथ। जो लस पारी पासु, ये भी लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है इक्वल फुटिंग। क्या मतलब होता है इसका? इक्वल फुटिंग, यानी कि जो राइट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, राइट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसीलिए क्या कहा जाता है कि अब मिसाल के तौर पे मैं आया, मैंने 5वां रैंकिंग चार्ज हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? जो 4 बैंक खड़े थे वो खड़े थे आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल राइट्स के ऊपर, यानी कि पारी पासु पे खड़े थे। किस पे खड़े थे वो? इक्वल राइट। इस इक्वल राइट का मतलब है कि कल को जो भी नुकसान होगा और उस प्रॉपर्टी को डिसॉल्व किया जाएगा, तो जो भी रिकॉर्ड्स होगा सब में बराबर, या तो सबके रिस्क के मुताबिक सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, मैं जब आया 5वां बंदा तो मैं भी रैंकिंग पे खड़ा हूँ। मैंने चाहा कि यार मैं भी इनके रिस्क इस फैसिलिटी को एंजॉय करूं। मैं भी किस पे आऊं? पारी पासु पे आऊं। ठीक है, तो मैं इन 4 बैंकों से एक एनओसी लूंगा। 4 बैंकों से 4 बैंक मुझे कहते हैं ठीक है जी, ये जो आप एबीसी बैंक हो, आपको हम 2-2 रुपए की एनओसी देते हैं। जो आपका 2 रुपए का राइट है वो आ जाए, और वो 2 रुपए का राइट जो है ना, वो जब क्या कहते हैं, सॉरी दोबारा, वो 2 रुपए का जो राइट है वो आ जाए। अब जो 2 रुपए का राइट जो है, मैंने सबसे एनओसी ले लिया, उन 4 ने मुझे इजाजत दे दी। अब मैं फॉर्म 16 के थ्रू जाके अपना चार्ज रजिस्टर करूंगा, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? उनके एनओसी के बेसिस पर पारी पासु हो जाऊंगा। मैं भी उनके राइट्स को एंजॉय कर सकूंगा। अब मुझे नुकसान नहीं है कि मेरा जो भी रिकोर्स है वो बर्बाद होगा, बल्कि जो सबको मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा। मेरा भी इंटरेस्ट इक्वली सिक्योर इन 4 की तरह से। और अगर मैं ये एनओसी नहीं लेता तो मैं रैंकिंग पे चला जाता। ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ज्वाइंट पारूपासी क्या है? अब होता है कि अमूमन ये मैंने तो अपने मुंह से इतने आराम से कह दिया और आपने सुन लिया, इतना आसान नहीं होता। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हर एक बैंक आपको फ्री फंड में एनओसी नहीं देता, वो पूरा पहले ड्यू डिलिजेंस करता है। इन एनओसी की जो बुनियाद होती है वो सर्च रिपोर्ट्स होती हैं, वो सर्च रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट होती है, उनको रीड किया जाता है, आपके एसेट को रीड किया जाता है, क्वेश्चन को देखा जाता है, क्वेश्चन एनालिसिस किया जाता है कि उस रिस्क का क्वेश्चन एनालिसिस है या नहीं है। उसके बाद जाकर आपको एनओसी दिया जाता है। इसमें 4-4, 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं, लंबा काम होता है। अब जो बड़े इदारे होते हैं वहां पर ये टाइम का बड़ा मसला होता है, उस टाइम को वो कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क ने एक और रास्ता निकाला, उसको नाम दिया गया ज्वाइंट पारी पासु चार्ज, जेपीपी चार्ज। उर्फ आम में आपको ये मिलेगा बैंकों में जेपीपी चार्ज क्लब्स मिलेगा। उसमें एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जो कि एक लीगल काउंसिल वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। और जितने भी लेंडर्स हैं पारी पासु 4, 5, 6, 7 एक जगह पर जमा होते हैं, उस एक इंस्ट्रूमेंट पे सबके सब मिलकर वहीं पे साइन कर देते हैं, जिससे टाइम सेविंग हो जाता है और आपका ज्वाइंट पारी पासु चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द लीगल काउंसिल। ठीक है जी। उसके बाद असाइनमेंट्स ओवर रिसीवेबल या असाइनमेंट। अब इसमें क्या होता है अमूमन कि मिसाल के तौर पे कोई कंपनी आती है, सही है ना, अब बैंक इस्लामी के पास आती है, और ना अब बैंक इस्लामी ने उसको बोला कि ठीक है जनाब, आपका अकाउंट हमारे गुलबर्ग ब्रांच में खुला हुआ है, और कोई स्कूल एग्जाम्पल ले लें, स्कूल है, ठीक है ना, तो वो स्कूल की फीसें आती हैं वहाँ पे गुलबर्ग ब्रांच के अंदर। तो स्कूल ने बोला यार हमें एक और ब्रांच बनानी है, हमें फाइनेंसिंग दी जाए। तो तमाम सिक्योरिटी है, एक और सिक्योरिटी डाल दी उन्होंने, बोला कि भाई आपके जितने भी स्टूडेंट्स की जो रिसीवेबल आते हैं उस पर हम अपना असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, यानी कि वो रिसीवेबल जो है उस पर हम अपना असाइनमेंट करके अपना चार्ज क्रिएट करेंगे, और फिर हम उसके थ्रू जो है हमारा चार्ज उसके ऊपर होगा। आप या तो हम इंस्टॉलमेंट उसमें से काट लें,
या जो भी हमारा मामला हो, सबको सब थ्रू असाइनमेंट हमारे पास होता हुआ जाएगा। तो ये सारे सिक्योरिटीज हैं। इसमें अगर कोई सवाल आई होप सो कि नहीं होगा, अगर फिर भी है तो प्लीज मुझे बताइए, वरना प्लीज अब्बास इसको जरा प्लीज आगे बढ़ाएं, या स्लाइड आगे बढ़ाएं, सवाल हम आखिर में ले लेते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई सवाल है तो प्लीज। सर वो जो आरी बासु है उसमें ये है कि पहले से लोग मतलब जो लेंडर्स थे उनके अपने अपने क्वेश्चंस थे, बाद में एक और बैंक आया, लेकिन जो जॉइंट है उसमें सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। मैम मैं आई नो गुड नेम। युसरा। अच्छा देखिए बेटा, ऐसा नहीं है इसमें ना, इसको आपने थोड़ा सा, ये अरेंजमेंट का नाम है जी। किसका नाम है? अरेंजमेंट का नाम है। पारी पासु में और ज्वाइंट पारी पासु में सबके सब पारी पासु ही है। ये तक बात समझ में आ गई? बस होता क्या है कि जो पारी पासु है उसमें जब पांचवा बंदा आता है वो अपना खुद का एग्रीमेंट लेकर आता है, सबसे एनओसी लेता है। यानी कि इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 बैंक है तो 5 अलग अलग एग्रीमेंट है, ठीक है। जबकि ज्वाइंट पारी पासु में अलग अलग एग्रीमेंट और अलग अलग एनओसी की वजह सबको एक साथ बुला लिया और एक ही एग्रीमेंट बना दिया, यानी कि ज्वाइंट एग्रीमेंट बना दिया और ज्वाइंट पारी पासु चार्ज क्रिएट कर लिया, इसलिए उसको ज्वाइंट पारी पासु कहा जाता है, राइट। ज्वाइंट पारी पासो जो है बेसिकली जो अपेरेंटली आपकी डेफिनेशन से फीलर आ रहा है वही आ रहा है कि अगर मुझे किसी ऑलरेडी पारी पासो यानी किसी ऑलरेडी अरेंजमेंट के अंदर मुझे कोई मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कोई नया लेंडर आ रहा है, कोई नया वो आ रहा है, बैंक आ रहा है, तो वो पारी पासो के अंदर एडिशन करवाएगा। और अगर मैं एक नया कोई कर रहा हूँ अरेंजमेंट, तो जहाँ पे सारे बैंक साथ मौजूद हैं, क्या जॉइंट पारी पासो में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जॉइंट पारी सर, पासो ऐसा में नहीं कल को है। नया बैंक आ जाए? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे डेफिनेशन लेंगे। देखिए भाई, चाहे पारी पास हो चाहे ज्वाइंट पारी पास हो, दोनों ही पारू पास हो। यहाँ तक मैं और आप एक लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। एक तरीकेकार ये है कि पारी पासु का एनओसी लो और पारी पासु में आ जाओ, बिल्कुल अरेंजमेंट ऑलरेडी उस यानी ठीक है। एसेट्स हैं उसके सही ऊपर है, ऑलरेडी ठीक है। हुआ हुआ है, यहाँ ठीक तक है। मैं और आप हैं क्लियर है ना? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं जी है। जी। एक अरेंजमेंट तो ये कि अब इस अरेंजमेंट के लिए 1 2 3 कितने बैंकों से एनओसी आएगी? चार बैंकों से 4 आएगी, बैंकों से समझा आएगी, था। ठीक है। अब 30 90 दिन का टाइम सारे बैंकों ने ले लिया। कहाँ तक पहुंच गया टाइम? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। ठीक है। एक तरीका तो ये है। और एक तरीकेकार क्या है कि जनाबी वाला एक और इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए ज्वाइंट पारी पासु का। 4 पहले से थे, 5th सप्लीमेंटल ज्वाइंट पारी पासु एग्रीमेंट बना। बजाय इसके कि एनओसी उनके पास जाती, उन चारों को बोला भाई आप यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। चारों जमा हो गए, आप भी खड़े हो गए, ठीक है। लॉयर मौजूद है चारों का मिलाकर एक, उसने जिसने ये पूरा ड्राफ्ट बनाया है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? और सबने मिलकर एक ही जगह पे खड़े होकर साइन कर दिया, जो पावर अटॉर्नीज है। उसमें एनओसी के थ्रू जाने का एक तरीका था। इसमें क्या है कि एनओसी के बजाय सबको बुला लिया, सबने मिलकर वहीं पे साइन कर दिया। आसान सी बात है। 2 अलग अलग अरेंजमेंट है, काम एक ही है, ओके, कुछ चेंज गॉट इट, नहीं है, गॉट। ठीक है। थैंक यू। कोई और सवाल किसी का? जो ज्वाइंट पारी पास हुआ इसमें फॉर्म 16 के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू काम होगा, और जो नहीं, उल्टा चले गए, दोबारा समझेगा। ये पारू पासू में हो रहा है, ज्वाइंट पारी पासू में नहीं हो रहा। ज्वाइंट पारी पासू में तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एनओसी की जरूरत ही नहीं है। देखिए बेटा, ज्वाइंट पारी पासू और पारी पासू का फर्क यही था आगे। पारी पासू में आपको एनओसी चाहिए बेटा, क्योंकि एनओसी को चाहिए, हर एक बैंक से अलग अलग ले रहे हैं ना, सही है। हर एक बैंक से, देखिए आसान कर लेते हैं। आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपके 4 भाई हैं, उस प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना है, चारों से या तो अलग अलग इजाजत ले लें, ऐसा ही है जी। जो इजाजत है उसको एनओसी बोलते हैं, ठीक है। उनके पास जाएंगी, फिर उनके घर पे जाएंगी, फिर उनके घर पे जाएंगी, फिर उनके घर पे जाएंगी, 4 एनओसी अलग लेकर आएंगी, ऐसे ही है, ठीक है। जी। या फिर आपने क्या किया कि वकील के पास चारों भाइयों को बुला लिया, वहीं यहीं पर आ जाए आप, ये ज्वाइंट पारी पासू हो गया। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन मैं नहीं समझा सकता, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं भाई? अभी भी सवाल तो प्लीज कर लीजिए।
यानी ये सर जी इसकी जो मेथडोलॉजी है यानी प्रोसीजरल डिफरेंस है, Yes, अदरवाइज absolutely correct. ये चीज हाँ, एक ही है। this is arrangement difference just because of the time, because time is there. There is pari passu is a long time consuming practice, because you have to consult with each and every bank, and it takes around 6 to 7 or 8 month time, even sometime it passes around 1 year time, which is very much difficult for the bank, because it is very much what I say कि very risky. ठीक है ना, कि आप अभी रैंकिंग पे ही खड़े। तो जो बड़ी फाइनेंसिंग होती है, जहाँ पर आप बड़ी फाइनेंसिंग होती है, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जॉइंट पारी पासी का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि फिर वो लॉयर का खर्चा वर्चा बर्दाश्त करते हैं ना, उसमें लॉयर का खर्चा होता है, इंस्ट्रूमेंट का खर्चा होता है, सारे खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, क्योंकि जल्दी होगा तो बड़ा खर्चा भी बड़ा होगा। ये वजह होती है कि जॉइंट पारी पासू में सिर्फ बड़े इदारे जाते हैं, जबकि छोटे इदारे जाए ना, वो जॉइंट पारी पासू में जो पारी पासू के तहत ही चलता है। सर मुझे एक चीज बताइएगा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आपने सर्च रिपोर्ट और ये सारी चीजें आपने बता दी हैं क्या? जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं। सवाल क्या है उस पर आपका? नहीं, उसमें मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी ना। एक सर्च रिपोर्ट होती है, एक डेक रिपोर्ट होती है, एक मतलब बैंक का वो जो क्या कहते हैं नाम याद, एक एजेंट होता है जो वहाँ पे इन्वेंट्री वहाँ पर बैठा हुआ होता है, मुकद्दम। वो चीज में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। चले, अगर आपने पहले बताया बहुत सारा हो गया। अच्छा देखिए, मुकद्दम क्या होता है, मैंने अभी प्लेज बताया, ठीक है, आपने मिक्स कर दिया बहुत सारी चीजों को। जो मुकद्दम ही होता है, मैंने बताया कि जो प्लेज होता है, उस प्लेज के लिए आप पोजेशन भी जरूरी होती है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जाएंगे और जाके सारा का सारा आटा उठा के ब्रांच में ले आएंगे भाई, पता चले सदर ब्रांच में सारा आटा रखा हुआ है, नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपना एक बंदा नुमाइंदा जो है, थर्ड पार्टी नुमाइंदा, उसको खड़ा कर देते हैं कस्टमर के गोडाउन पर, और वो वहां पे जाके सारे माल की पोजीशन अपने पास ले लेता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मुकद्दम, और इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बोला जाता है प्लेज। सही ठीक सर, है, वो मैं बाद में पूरी आपका सुन लूंगी बाद में। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और फिर भी कोई सवाल हो तो आप अब्बास को वो अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा, वो इंशाल्लाह मुझसे भी कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी ये कि फीडबैक वगैरह सर आप लोग इनको अब मैं इनसे शेयर कर लूंगा। बाकी कुछ और सवाल हो, कोई और चीज़, तो प्लीज़ मुझे अब्बास के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब्बास, मुझे इजाज़त है फिर, थैंक यू वेरी मच। हम कंक्लूड करें सेशन को फिर यहाँ पे सर? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वंडरफुल सेशन। हाफिज़।